एक जगह है कंजल थांच करके, वहाँ ना एक लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है। हम उस जगह पहुँचे, अब जाएं, पता नहीं लोग अंदर बैठे हैं, फायरिंग कब शुरू होएगी, अब क्या करें, और सारा डिसीजन मेरा। तो डर नहीं लगता था सर उस टाइम? तब डर नहीं होता, तब मिशन अकम्पलिशमेंट और वो एक हाई होती है अलग किस्म की। जैसे उरी मूवी हमने देखी तो उसमें एक हीरो आता है, फिर वो बोलता है हाउ इज द जोश, ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक्चुअल के अंदर इट इज टोटली डिफरेंट। ना ये कोई हाउ द जोश करता, ना वो कहते जी, ना ऐसे गोलियां चलती, ना ऐसे बम फटते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट। 10 बंदे मैंने लेके जाने, जहां मुझे खबर है कि कोई लश्कर का बड़ा कमांडर इस इलाके में घूम रहा है, उसको मैंने ढूंढ के मारना है, उसको मैंने वो करना है, तो देन आई विल टेक वेरी स्मॉल पीपल। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब सब प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई भी लीड कर सकता है, राइट? बट व्हेन इट इज, आपको अगले कदम पे नहीं पता। भाई बस में चल तो पड़े सुबह, अब बसें जब उतरेंगी तो क्या होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। मेरे साथ एक ऑफिसर थे और वो नए नए आए थे, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन पहाड़ चढ़े नहीं हुए थे। तो मैं उनको लेके गया एक ऑपरेशन में। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को यार, यू कांट वॉक। कहता सर मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है, आप मेरे से 10 साल सीनियर हो, मेरे से उम्र में बड़े हो, आप आगे जा रहे हो, जवान आगे जा रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ सर, मैं अब चल नहीं सकता, मुझे गोली मार दो, आई कांट वॉक, आई एम फिजिकली अनफिट। जो आपने दुविधा बताई उस समय कि आपके पास 2 चॉइस, बहुत बार हुआ है जहाँ फैमिली और आर्मी के बीच में चॉइस है ना, मैंने कभी दोबारा सोचा भी नहीं, राइट? कभी नहीं सोचा। इट वॉज ऑलवेज आर्मी, इट वॉज ऑलवेज माई यूनिट। अवॉइड 4 C's एंड a P। आप पूछोगे 4 C's क्या है? इसमें क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा एंड सेलिब्रिटी। सो 4 C's हो गए, डोंट रीड अबाउट इट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड P इज पॉलिटिक्स। इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं। मीडिया हमें या गवर्नमेंट हमें या पॉलिटिशियंस हमें एक अलग तरह की पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि यार ये टेलीविजन तो देखना करो बंद, घर वालों को बोल, हिंदी के चैनल तो बंद कर दो सारे, कोई भी देखने लायक नहीं रहा, और मीडिया इज गॉन। 4 डिकेड प्लस हो गया अब आपके पास। उसकी अगर 2-3 चीजें हमारी यूथ को हम क्या दें? नमस्कार, दिस इज दीपक बजाज और आप सबका स्वागत है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टुडे फॉर दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड, बिकॉज हमारे जो गेस्ट हैं जो आज, राइट, आई एम पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड विद हिम, फ्रॉम हिम। और जितना हम पॉडकास्ट में किसी से भी बात करते हैं ना, उससे ज़्यादा बातें मैंने उनसे ऑफ द कैमरा, विदाउट पॉडकास्ट, बिफोर द पॉडकास्ट कर ली हैं, राइट? एंड we are so blessed, so lucky, and I'm honored that we have Major General Dr. Yash Mode with us. 37 years of service in Indian Army, and after that, generally people retire and छोटे मोटे किसी काम में लग जाते हैं, बट उनकी जो ये सेकेंड इनिंग है वो पहली वाली से भी भारी होने वाली है, because he is impacting millions of people around the globe with his trainings on leadership, communication, teamwork, pressure handling, and virtually he is running a digital university to empower people. तो मैं बेहद उत्साहित हूँ और मैं अकेला उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगा हमारे इस शो में, तो आप सब मिलकर मेरा साथ दीजिएगा जब हम इनवाइट करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट पे मेजर जनरल डॉक्टर यश मोड। सर स्वागत है आपका। दीपक, तुमने इतना भारी भरकम इंट्रोडक्शन दे दिया कि थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैं आपको मिला ऑफ, जब हम बात कर रहे थे, वो एनर्जी जो है ना, आई कुड फील इट, यू नो, दैट तो म्यूचुअल था। तो आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू, और अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस scintillating पॉडकास्ट। सेम हियर सर, सेम हियर। ये वर्ड आपने 2-3 बार यूज कर लिया, scintillating। पता है मुझे अच्छा लगता है। हाँ। मतलब देखो, शब्द ना, इसलिए मैं रीडिंग पे बहुत एम्फेसिस करता हूँ, Right. जब मैं पढ़ो, क्योंकि अच्छे शब्दों को चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे शब्द हो तो प्यार हो जाता है, Right. और अच्छे शब्द ना चुनो तो लड़ाई हो जाती है। सो यू हैव टू प्ले विद वर्ड्स, राइट। और जब ये जो वर्ड्स का चुनाव है, ये आपने आर्मी की सर्विस के दौरान सीख लिया था या बाद में आकर आपने अभी पिछले कुछ सालों में काम किया इसमें? दीपक, अगर मैं आपको अपना बचपन बताऊं ना, आप हैरान हो जाओगे जी। मैं स्कूल में क्लास में तो पीछे बैठता था, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, नंबर वाली पढ़ाई में, Right. लेकिन मैंने अपना मैक्सिमम टाइम ना स्पेंड किया स्कूल की लाइब्रेरी में। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ ना 12th में, मैंने तकरीबन 2 से 3 हज़ार किताबें पढ़ ली थी। अब प्रेमचंद से लेके मैंने जो है विक्टर ह्यूगो तक, मैंने जो है अमेरिकन ऑथर्स, ब्रिटिश ऑथर्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, मैंने बुल्ले शाह, रामधारी सिंह दिनकर, साहिर लुधियानवी, टैगोर, सबको पढ़ा मैंने, नानक। तो मैं ना बहुत, मेरी ज़िंदगी में रीडिंग का इन्फ्लुएंस रहा। तो मुझे भाषा का, मैं स्कूल की मैगजीन का एडिटर था,
पोएट्री लिखता था, ड्रामेटिक्स करता था, डायरेक्ट भी करता था प्ले। तो यूनिवर्सिटी तक मुझे डिबेटिंग करना, लिखना, स्क्रिप्ट बनाना, किसी की दूसरे की स्क्रिप्ट बना के उसको तैयार करना, तो मुझे ये मेरा शौक रहा है। लर्निंग लैंग्वेज, स्पेशली हिंदी इंग्लिश पे दोनों में। पहले सब हिंदी बोलते थे क्योंकि गाँव से थे, बाद में अंग्रेजी में पकड़ करी अपनी, अच्छे से अच्छी किताबें पढ़ी इंग्लिश की। तो दिस हैज बीन पार्ट ऑफ माय, यू कैन से, पैशन सिंस चाइल्डहुड। राइट, तो सो लाइक पैशन हो गया, मैं समझ गया सर। जैसे महीने में एक आध किताब पढ़ लेना, साल में 8-10, तो ये 2000 किताबें पढ़ना, लाइक व्हाट यूज्ड टू ड्राइव यू? लाइक आप क्या, जैसे लाइब्रेरी में क्या वो चीज होती थी जो आपको बांधे रखती थी? लाइक मुझे क्या था, एक तो हमारा ना वो लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। ओके। और आपको हैरान होगी कि हम 8 साल बोर्डिंग स्कूल में रहे, 5वीं से लेके 12वीं तक। और मेरी फेवरेट टीचर मेरी लाइब्रेरियन थी। और आज भी मैडम, शी इज 80 years प्लस, वेरी फ्रेल, वेरी ओल्ड। लेकिन जब बैंगलोर जाता हूँ ना, कहीं और जाऊँ ना जाऊँ, मेरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो है मैडम का घर है। आई हैव टू गो एंड मीट हर, आई स्पेंड 1 hour विद हर। तो उसने वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में। नई नई किताबें आती थी एंड मैं हमेशा, मेरे में रहती थी कि मैं सबसे पहले किताबों को पढूं। तो दैट कहीं ना कहीं मुझे उससे एम्पावर होता गया, मेरी थॉट प्रोसेस औरों से अलग होती गई। क्योंकि अगर आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हो और एक अमृता प्रीतम को भी पढ़ रहे हो, एंड खुशवंत सिंह को भी पढ़ रहे हो, और टैगोर को पढ़ रहे हो, और बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ रहे हो, आप सोच लो आप किस लेवल की आप एक वर्चुअल दुनिया में घूम रहे थे उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था। बिल्कुल सही बात है। सो दैट आई थिंक मेरी जिंदगी में बहुत, और वो रोल ना, फौज में भी मैं जहां भी गया, विदेश में गया, इधर गया, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसलिए रिप्रेजेंट किया ना, वो कहते थे यार इसको कर्नल यश को भेज दो भाई, ये बात सही करेगा, या ये अच्छा लेक्चर देगा, ये प्रेजेंटेशन अच्छी करेगा। तो दैट रियली हेल्प मी इवन अब्रॉड, यू नो, विद फॉरेन आर्मीज ऑल्सो। सो एजुकेशन, देखो ये चीज कोई आपसे छीन नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी, अगर मैं आपको नहीं जानता होता ना कि आप आर्मी से हैं, तो आपने जो अपने स्कूल और कॉलेज के दिन बताए, उस हिसाब से मुझे आर्मी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। सो ये आर्मी कैसे आ गई? जैसे प्रेमचंद से लेके और अमृता प्रीतम के बीच में से आप सीधा आर्मी में कैसे आ गए? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं कॉलेज में था, एक्टिंग करता था और ये सब चीजें करता था, तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक साइड है कि आप लिटरेरी हो, आप पढ़ाई लिखाई में बड़े संजीदा हो। बट मेरी दूसरी साइड में आपको बताने वाला था, वो था मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। मैंने बॉक्सिंग में नाक तोड़ाई है, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स में, टिल आई वाज अ मेजर इन द आर्मी, आई यूज्ड टू रन 4x400 मीटर्स रिले। और हाँ, और बास्केटबॉल, हैंडबॉल मैंने सर्विसेज लेवल तक खेला हूं, जो आर्मी का हाईएस्ट लेवल होता है, जहां बहुत कम ऑफिसर्स पहुंचते हैं स्पोर्ट्स में। मैंने वहां हैंडबॉल खेली, बहुत हाथ पैर तुड़ाए हैं, मैं हार नहीं सकता हूं ग्राउंड के अंदर। तो आई प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। तो मेरे में किलर इंस्टिंक्ट है, मतलब आई कैन गो ऑल आउट फॉर एन ऑपरेशन, जो आगे हम बात करेंगे क्या क्या हमने किया। एंड दूसरी तरफ एक बहुत काइंड हार्टेड एक इंसान है जिसका दिल धड़कता है, जिसको लोग एम्पैथी है, बहुत प्यार करता हूँ लोगों से, बहुत अलग समुदाय के लोगों से, अलग रिलीजन के लोगों से मेरा अलग किस्म का कनेक्ट है। सो आई थिंक मुझे फौज में हेल्प किया ये साइड, ये वाला साइड, जो कि होना चाहिए एक अच्छे लीडर में, जो है ये बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आप सीनियर बनते हो ना दीपक, बहुत जरूरी है कि हम समझें लोगों को, है ना। हाँ, तो इसलिए आई थिंक आई वाज एबल टू मिक्स दिस टू साइड्स। राइट, फैंटास्टिक सर। और जैसे ना, मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे फौजियों के मुंह से भी मैंने ये सुना है कि ये फौज है और ये सिविलियंस हैं और फौजी हैं, ये दोनों अलग अलग जिंदगियों, ये दो अलग अलग तरह की दुनिया है ऐसा। लेकिन जो आपकी फौज वाली दुनिया है, उसमें जब आपने 37 साल जो आपने सर्विस में दिए हैं, वहां से ऐसी कोई खास चीजें जो आप अभी भी यूज करते हैं, या वहां फौज ने आपको 37 सालों में जो दिया हो, जिसने आज आप में जो ये एनर्जी है, जो आप में नया सीखने का, नया करने का पैशन है, रिटायरमेंट के बाद आना और यूट्यूब पे एक चैनल बना देना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना, लाखों लोगों की फॉलोइंग बनाने लग जाना, और उसके बाद आप मुझसे आके पहला सवाल आपने मुझसे पूछा कि आप कुछ ग्रो करते हैं और बड़ा करते हैं, राइट। सो ये कैसे हुआ? और ऐसी कोई 2-3 खास चीजें जो आपको लगता है फौज ने मुझे दी हैं, जो आज तक मेरे साथ हैं और मेरे जीवन को बेहतर बना रही हैं? देखो, फौज ने मुझे बहुत कुछ दिया। एक तो फादर फौज में थे, हम तो किसान फौजी परिवार से हैं। गांव के, हमारे यहाँ गांव में 2 ही चीज होती है, फौज में भर्ती हो जाओ या खेती कर लो। तो इथॉस वही है, काम करने वाले लोग हैं जो धूप में, बारिश में काम कर सकते हैं। वो एक अलग किस्म का पैशन है, बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि मिशन इज एवरीथिंग। जैसे किसान का मिशन इज एवरीथिंग, वैसे ही फौज का रहा है, मिशन इज एवरीथिंग। और दीपक, फौज में भी ना मैं
आपको बता नहीं सकता, जहां कहीं भी देश के पिछले 30-40 साल में प्रॉब्लम हुई है ना, मैं वहां था। मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, कॉम्बैट में इन्वॉल्व रहा हूँ। मैंने बहुत फायर फाइट देखी है, मैंने बहुत मुश्किल दिन देखे हैं फौज के अंदर भी। सो वहां से मैंने जो पिकअप किया, सबसे पहली बात है पैशन, है ना। दूसरी चीज मैंने देखा है यार, एक आप में एक बहुत हाई लेवल की इंटीग्रिटी होनी चाहिए देश के प्रति, लोगों के प्रति, एक दिल धड़कना चाहिए, एक वो होना चाहिए, महसूस करना चाहिए यार क्या बॉर्डर एरियाज में क्या प्रॉब्लम है, लोगों की क्या वो है। फिर मैंने देखा कंसिस्टेंसी है कि जो काम सोचो ना उसको पूरी शिद्दत से उसके साथ लगो और लगे रहो, फिर जब तक कि यू डोंट अचीव द रिजल्ट्स दैट यू कम फॉर। हाफ वे नहीं मैं छोड़ सकता कोई चीज। मैं चाहता हूं जब मैं काम शुरू करता हूं तो उसको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाऊं कि पीछे मुड़ के देखो तो लगे हाँ यार हमने कुछ काम किया। तो उसमें लीडरशिप भी है कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो कहें हाँ यार ये बंदा भैया ऐसा नहीं देखा मैंने अफसर, या ऐसा मैंने लीडर नहीं देखा। बिल्कुल सही। तो वो स्पोर्ट्स में है, ट्रेनिंग में लेके है, और वो आर्मी की लाइफ में लेके है। तो बहुत कुछ डिसिप्लिन है, और रेस्पेक्ट करना एक अथॉरिटी को, रेस्पेक्ट करना लॉ को, रेस्पेक्ट करना जो है लोगों के कल्चर को, रेस्पेक्ट करना जो हमारे देश में क्या हो रहा है उसको, और समझना भी कि यार हम क्या हैं, कहां से कहां आए हैं। तो मैं फ्रीडम स्ट्रगल को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, और आज तक मैं साइंस टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हूं। सो दैट आई थिंक आर्मी में इन सब चीजों का मिश्रण है, और यही दिस इज व्हाट मैं बाहर आके सिविल में, दिस व्हाट आई एम ब्रिंगिंग, दिस इज पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। और जब हम आर्मी की बात सुनते हैं ना सर, तो पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो होता है प्रेशर वाला काम है ये, राइट। मतलब तो आपके आर्मी के टेन्योर के दौरान बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे होंगे, शायद रोज रहे होंगे और अक्सर रहे होंगे, जब आपने इंटेंस प्रेशर फील किया हो, राइट। सो एनीथिंग यू वांटेड टू, एंड हाउ डिड यू हैंडल इट, राइट? देखो प्रेशर ना आर्मी में इट इज ऑलमोस्ट एटलीस्ट कुछ एज तक तो अलग किस्म का प्रेशर होता है जब तक आप कंपनी कमांडर रहते हो, लेकिन जैसे आप सीओ बन जाते हो, कमांडिंग ऑफिसर बन जाते हो, यू नो कर्नल के बाद फिर अलग का तरह का प्रेशर आ जाता है। वो अलग है। तो मैं पहले यंग ऑफिसर वाला प्रेशर बिल्ड करता हूँ, जहां डे टू डे आपको पता नहीं अब क्या हुक्म मिल जाएगा। भाई ये फायरिंग कंपटीशन है, ये एक्सरसाइज के लिए जाना है, ये आपने टीम तैयार करनी है, एंड इट कैन बी एज वेरिड एज प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन कि श्रीलंका में क्या हो रहा है 87 में। जब श्रीलंका में इंडियन आर्मी लड़ रही थी, मुझे टास्क मिला था तुम स्टडी करके अभी हमें लेक्चर दो वहां हो क्या रहा है। और जब कोई इंटरनेट नहीं, गूगल कुछ नहीं, सिर्फ अखबारों से या मैगजीन से या लोगों से बात करके आप डेटा कलेक्ट करके आप बना रहे हो। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आपको सीओ ने बोला भाई यश ये क्रॉस कंट्री की टीम है, और पिछली बार हमारी टीम जो है लास्ट आई थी ब्रिगेड के अंदर, दिस टाइम आई वांट टू कम फर्स्ट एंड यू हैव 2 months। तो फिर आपने दौड़ना है, सुबह 4 बजे उठना है, पहाड़ियां चढ़नी है, पैरों को जो है मतलब अलग किस्म का। तो उसमें फायरिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, मैं कुश्ती टीम के साथ भी रहा हूं। वो भी मैं समझता हूं कि पहलवानों को कैसे जो है फाइट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, कैसे उनको वो करना चाहिए। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रेशर यू हैव। रिटर्न वर्क भी मिल सकता है, प्रेजेंटेशन का काम भी मिल सकता है, कोई पेपर लिखने का काम मिल सकता है, और दूसरी तरफ बोलो यार ये टीम है भैया और तूने ये चैंपियन बनानी तो देख ले तो, राइट। सो देन दिन रात आपको फिर कोई नींद नहीं होती है, फिर ये सपने में भी आप यही सोचते रहते हो क्या करना है। तो आई थिंक दिस इज आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ इंटेंस प्रेशर। जबकि मैं आपको दीपक बताऊं बात, जब मेरा बेटा आने वाला था इस दुनिया के अंदर, और मेरे आगे 2 चॉइस थी। सीओ को पता था माय वाइफ इज इन द फैमिली, वो चली गई थी डिलीवरी के लिए। तो कहता है भाई यश जो है मुझे पता है 2-4 दिन में जो है योर वाइफ इज गोइंग टू यू नो डिलीवर अ बेबी। तो मैंने कहा सर मैं हाँ वही छुट्टी की बात करने आया था। कहता है चॉइस तेरे पास है, तूने जाना है चले जा, लेकिन अभी इंटर बटालियन फुटबॉल है और 2 दिन के बाद एथलेटिक्स है, जब 4x400 मीटर में यू आर वन ऑफ द की रनर्स इन दैट। तो चॉइस इज योर्स। मैं रोकूंगा नहीं क्योंकि तेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइफ में वो है पल है हाँ। बच्चे को देखना पैदा होते हुए। मैंने कहा ठीक है सर मेरी चॉइस बड़ी क्लियर है। कहता है क्या? मैंने कहा मैं यूनिट में रहूंगा। मैंने कहा वहाँ मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, उसकी मदर फादर। आज भी मेरी वाइफ कई बार मेरे से इस बात की, यार तू ना बहुत बेकार आदमी है, तू तब भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने कहा नहीं, मेरी कमिटमेंट बड़ी क्लियर थी, मेरी कमिटमेंट मेरी यूनिट। और उसके बाद हमने वो टूर्नामेंट दोनों जीते। 4x400 मीटर रिले, दीपक एक स्टेडियम भरा हुआ अमृतसर के अंदर, ऑफिसर्स की रिले, जवान देख रहे हैं हमारे अफसरों में कितना दम है। और तब हम जो है ना 52-53 सेकंड के अंदर मैं 400 मीटर करता था। यार बहुत दम चाहिए दौड़ने के, बहुत दम चाहिए और प्रैक्टिस करने। तो आई वांटेड टू विन दैट एंड देन फ्रॉम देयर आई वेंट होम। तब ये 6 दिन का था मेरा बच्चा। तो ये मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जहां फैमिली और आर्मी के बीच में चॉइस है ना, मैंने कभी दोबारा सोचा भी नहीं।
राइट। कभी नहीं सोचा। इट वॉज ऑलवेज आर्मी, इट वॉज ऑलवेज माई यूनिट। चाहे छोटी चीज हो, उस टाइम छोटी लग रही थी या आज छोटी लग रही है, बट तब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तब मैं नहीं गया। करेक्ट। बट मेरे को ऐसा लग रहा है सर, जो आपने दुविधा बताई उस समय कि आपके पास दो चॉइस हैं, हाँ, ये सब हम सबके साथ लाइफ में हर जगह और बिजनेस में ये दुविधाएं होती हैं। और जब हम डिसीजन लेने लगते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को हमारा डिसीजन शायद पसंद ना आए, राइट? सही डिसीजन लूं या पॉपुलर डिसीजन लूं, राइट? और सही डिसीजन लूं जिससे कुछ लोग नाराज हो जाएं, या कोई बात नहीं, उनको खुश करने के लिए मैं वो डिसीजन ले लूं जो शायद उतना सही नहीं है। सो बीइंग इन ए लीडरशिप पोजीशन या डिसीजन मेकिंग पोजीशन, लाइक हम सबको, जैसे मुझे और इस पॉडकास्ट को लाखों लोग देखेंगे, तो हम सबको आप डिसीजन मेकिंग में कौन सी वो एक एक क्या बोलूं मैं सर, आर्मी में आप उसे गाइड बुक बोलते होगे या SOPs बोलते होगे, लाइक इफ दीपक हैज टू टेक डिसीजंस इन लाइफ एंड बिजनेस, आप मुझे और हमारी ऑडियंस को क्या बोलोगे यार कि ये रूल है यार डिसीजन मेकिंग का, ये फॉलो करना? देखो, मैं SOPs को फॉलो नहीं करता हूँ। Okay. मैं बहुत अनकन्वेंशनल, जो फौज ने सिखाया वो मैंने कोर्स वगैरह में तो किया, परफॉर्म अच्छी ग्रेडिंग लेने के लिए, बट रियल लाइफ में ना वो काम आते नहीं है। रियल लाइफ में अलग ही सिचुएशन होती है, और वो काफ़ी कुछ मैं गट फीलिंग पे बहुत डिपेंड करता हूँ। इंट्यूशन का मैं बहुत मैं ये कहता था जब कश्मीर में था, जब इंटेंस इंसर्जेंसी के अंदर मैं लड़ रहा था, तब मैं कहता था यार 10% चांस है ना सक्सेस का, ले लो। एंड वैसे हम कहते हैं 60% इज रिस्क टेकिंग, कि अगर 60% चांस है दैट इज रिस्क टेकिंग। तो आई बिलीव जब डिसीजन लेने होते हैं तो गट पे डिपेंड करो, और जो शुरू में आता है आपके माइंड में वो करो, बट उसके पीछे टेक्स टाइम टू रीच दैट लेवल कि आप सही, वो होता है जब आप इन्वॉल्व हो अपने काम के अंदर। तो मेरे पास ऐसी बहुत बार जब दो रास्ते आए सामने, यार ये ले, आई ऑलवेज चोज द हार्डर वन। ये किताबों में लिखा जरूर जाता है, बट मुझे स्पेशली जब मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, जब मैं पर्सनली इन्वॉल्व था कि भाई तुमने करना है काम, ये नहीं कि तुम्हारी यूनिट ने आपने आदेश दे दिया कोई कर देगा। व्हेन आई हैड टू डू माई सेल्फ, आई ऑलवेज वुड वॉक द टॉक कि यार टफ डिसीजन है, मैं करूंगा ये काम। तो इसमें गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड योर टीम, आपकी टीम क्या है, फिर आपको देखना चाहिए यार मिशन अकॉम्प्लिश करना बहुत जरूरी है, बट उसके बीच में अगर ओवरऑल आपने एनवायरनमेंट अच्छा किया ना, दे विल गो विद यू। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखें अपने चारों तरफ। अगर आप टॉक्सिक लीडर हैं, आपने एनवायरनमेंट खराब बनाया हुआ है, लोग मान जाएंगे आपका, बट रिजल्ट ना हाफ हार्टेड सा रहेगा। तो इसलिए आई ऑलवेज इंश्योर्ड कि मैं अपने आसपास जो मेरी टीम रहे, मेरे सबऑर्डिनेट्स रहे, मेरे साथी रहे, उनको मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट दूं कि अगर मेरा डिसीजन गलत भी है ना, वो दे कैन कम एंड टेल मी, साहब सोच लो दोबारा, ये क्या साहब आप ऐसे कर रहे हो। इतनी ओपननेस, इतनी ओपननेस देना कि यार आप मेरे को बताओ अगर मैं कर रहा हूँ। सो दिस आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज कमांडिंग ऑफिसर। जब मैं ब्रिगेडियर बना तो मेरे पास, मेरे स्टाफ में 6 ऑफिसर ऐसे थे दीपक जो ऑलरेडी सुपरसीड हो चुके थे, उनका कोई प्रमोशन नहीं था। ओके, यू हैव टू हैव इन योर टीम, बहुत से ऐसे ऑफिसर होते हैं, एवरीबॉडी इज नॉट अ रनर कि अगला प्रमोशन देख रहे हैं। तो मैं आई टू डिपेंड ऑन देम कि दे विल ऑलवेज गिव मी अ ऑनेस्ट फीडबैक, राइट? सो आई टू ऑलवेज टॉक टू देम कि हम ना ये प्लान कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। सो आई वुड इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग। सो टीम का जो कमजोर कड़ी है ना, उसको भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि आप ये कर रहे हो। सो डिसीजन मेकिंग में अच्छे से प्रायोरिटाइज करो, गट फीलिंग से काम करो, बैकग्राउंड थोड़ा समझो, एंड इफ यू कैन डू इट, आई थिंक यू मस्ट गो फॉर अ टफर डिसीजन, ले लो, बिकॉज उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसा कोई डिसीजन आपने लिया हो सर जो आपको याद आता हो यार कि उस वक्त बिल्कुल मुश्किल था, 10% वाला टाइप ही चांस था, और फिर भी ले लिया, आगे बढ़ गए गट को सुनते हुए, 10% का चांस लेते हुए, एंड स्टिल व्हेन यू लुक बैक एट दैट मोमेंट यू फील रियली प्राउड दैट कि यार वो सही डिसीजन था। एक मैं आपको बताऊंगा, और ये मैंने ना कभी किसी से शेयर नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं आ रहा था ना दीपक, मैं सोच रहा था यार देखो दीपक ने मुझे बुलाया और आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इतना बड़ा पॉडकास्ट चलाते हो, इतनी किताबें आपने लिखी हुई, मैंने कहा मैं कुछ ऐसी चीज़ जरूर अपनी ज़िंदगी से बताऊंगा। तो मैं, ये बात है 2002 की जनवरी की बात है, और मैं लोगों से बहुत मिलता जुलता था, मैं फिरन पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, बिना वेपन के भी घूमता था, मेरी फितरत थी ये। तो कि भाई, तो लोग मुझे कुछ ना कुछ बता देते, प्यार बहुत कर, लोकल लोगों की बात करो, कश्मीरियों की। तो मुझे किसी ने बोला कि सर ऐसा है, एक जगह है कंजल थांच करके, वो मैंने सुना नहीं, ना नक्शे में भी शायद नहीं मिलेगी ढूंढने। मैंने कहा ये कहाँ है?
कहता सर ये जब आप गढ़ोल वैली की तरफ जाओ, एक जगह आती है दक्षुम, जो कि एक टूरिस्ट लास्ट रिसोर्ट है, जब फिशिंग विशिंग के लिए लोग पहले जाते थे, ट्राउट फिशिंग होती थी, ट्राउट फिशिंग। उसके ऊपर पीर पंजाल रेंज जो है, वहाँ लोग नहीं रहते, वो बहुत बर्फ पड़ी हुई है। कहता सर वहाँ ना एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग कैंप है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? कहता सर मैं, एक लड़का मेरे साथ काम करता है, वो कई बार हफ्ते में जो है खच्चर लेके सामान लेके वहाँ ढोता है, लेके जाता है। मैंने कहा खच्चर लेके जाता है मीन्स? कहता सर पता नहीं कितने लोग हैं, जब खच्चरों पे सामान जा रहा है इसका मतलब कैंप है बड़ा। कैंप है बड़ा। हाँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जो है अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे खबर है, लेकिन सर वहाँ जाना ना, बिकॉज 30-40 किलोमीटर तो रोड है, वो 40 किलोमीटर तो रोड से जाना है, थ्रू टेरिटरी वेयर आईडी लग सकती है, बॉम्ब लग सकता है, कुछ भी होता है। उसके बाद मैंने कहा सर मैंने मैप पे देखा है, इट विल इन्वॉल्व 4 आवर्स ऑफ क्लाइंब बाय फिट सोल्जर्स, 4 घंटे लगेंगे ऊपर चढ़ने में। मैंने कहा उनको पता लग जाएगा कि पहले तो फौज आई है रोड से, अब फौज ऊपर चढ़ रही है। तो मैंने कहा सर ये है, मैंने कहा सर मेरे को ना इसमें आप हेलीकॉप्टर्स वगैरह अगर प्रोवाइड कर सकते हो। तो उन्होंने बात की कमांडर से। कमांडर कहता है यार बेवकूफ़ है, चला हमने ऊपर आर्मी हेलीकॉप्टर चाहिए तो आर्मी हेडक्वार्टर तक बात जाएगी ना, भी हमें 4 हेलीकॉप्टर चाहिए, बंदे ड्रॉप करने, ऐसे खबर है। और कहता है यार कुछ नहीं मिला ना, बड़ी बेइज्जती होगी। तो इसकी क्या सोर्स की क्या है? कहता सर वो सोर्स तो अभी यश है। कहता यार आई नो मेजर यश मोर, जो है बहुत बढ़िया कंपनी कमांडर है, बट यू नो इसका सोच लो। इस चक्कर में ना 2-3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, फिर भारी वो पड़ी बर्फ, बहुत भारी बर्फ पड़ी, और 5-6 दिन और निकल गए क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो गए, कुछ नहीं हो गए। मेरे मन में ना, मैं क्योंकि जिस बंदे ने मुझे बोला था ना, आई ट्रस्टेड है कि यार ये बंदा मुझे ऐसे क्यों बोलेगा ऐसे। फाइनली वो हेलीकॉप्टर वाली बात वैसे ही रहेगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ऐसा है 30-40 लड़के मेरे पास हैं फिट, और मुझे एक ऑफिसर और दे दीजिए। मैं नाम भी बताया, मुझे ये ऑफिसर दे दीजिए, मेजर DK सिंह था, और एक लेफ्टिनेंट था यंग, मुझे दे दीजिए, और मुझे 30-40 लड़के और चाहिए। कहता क्या करेगा? मैंने कहा सर मैं टिपिकल काम नहीं करूँगा, गाड़ी में जा रहे हैं दिन में और ट्रकों में। मैंने कहा सर मैं रात को करूँगा ये, और मैं सिविल गाड़ियों से करूँगा ये काम। तो पूरी अनकन्वेंशनल, कोई सिखाता नहीं है काम। हमने रात को दो बसें बुलाई कहीं से, उनको अपने कैंप में रखा, और सुबह हम 2-2:30 बजे उनमें बैठ गए। उनको भी नहीं पता ड्राइवर्स को कहाँ जाना है, और हम ये 40-50 लोग जो है, हम रात के अंधेरे में वहाँ बर्फ पड़ी हुई वहाँ पहुँच गए। अच्छा, ना GPS उस जमाने में, ना इंटरनेट वहाँ पे, ना मोबाइल चलता, कुछ नहीं चलता वहाँ, और हमारे रेडियो भी काम ना करे, इतना डिस्टेंस हो गया हमारे हेडक्वार्टर से। हम गए, फिर हम चढ़ना शुरू हो गए बर्फ में। जवान भी कहे यार पता नहीं कहाँ लगे। देखो अभी क्या डिसीजन है कि CO ने मेरे ऊपर उम्मीद करी है, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, और ये जो 60-70 बंदे जा रहे हैं, यार पता नहीं कहाँ मरवाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, राइट। बिकॉज यू नो यार, हर एक को सोचता है क्या बेवकूफ़ी है यार, ये क्या हम यार, मतलब वो। बट हमने चलते रहे। सुबह करीब 8-9 बजे जो है हम उस जगह पहुंचे, और वो मंजर ना मुझे अभी भी याद है। मैं ऊपर पहुंचा और मेरे को ना 6-7 ऐसे बड़ी बड़ी ना हट्स नजर आ रही हैं, जैसे गुजरों की ढोक कहते हैं। ढोक एक कहते हैं जो उसका पीछा जो होता है ना हट का, वो पहाड़ी में होता है, सब छत होती है और उसमें गुज्जर वगैरह रहते हैं, फिर सर्दियों में नीचे चले आते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है ये कैंप है, हरकत कोई नजर नहीं आ रही। अब जाएं, पता नहीं लोग अंदर बैठे हैं, फायरिंग कब शुरू होएगी, अब क्या करें। और सारा डिसीजन मेरा कि अगर गलत हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे बंदे मारे जा सकते हैं, हम ट्रैप हो सकते हैं, इतनी दूर पहुंचे हुए हैं। तो एनीवे गट फीलिंग से हमने किया, उसको घेरा डाला हमने, फिर एक हट से हमने सर्च करना शुरू करा बड़ा तरीके से। यहाँ फौज की ट्रेनिंग काम आती है, डिसीजन अपने तरीके से। बिल्कुल सही बात। yes, तो हमने अप्रोच किया, तो हमने देखा कि यार वो कैंप है, लेकिन जब हमें खबर लगी थी 15 दिन पहले, उनको ये पता चल गया कि किसी ने ये खबर वहां पर लीक कर दी है। उनको ये किसी ने ये खबर कर दी भी तुम्हारे कैंप की खबर जो है मोर साहब के पास पहुंच चुकी है। तो उन्होंने जो है, जो 7-8 दिन बर्फ पड़ी, और मुझे अगर हेलीकॉप्टर मिल जाते तब, तो शायद ये एक देश को चौंकाने वाली खबर होती अगर हम वहां लैंड करते और फायर फाइट होता, पता नहीं क्या होता है, उस टाइप की सीन होता वो। तो दे हैड लेफ्ट द कैंप, बट वहाँ पर हमने जो है जब उनको खोला, वहाँ पर हमने इतना हमें सामान मिला वहाँ पर, मतलब कंबल, रजाइयाँ, स्लीपिंग बैग, इम्पोर्टेड शूज़, बैटरीज, और जो है क्या कहते हैं, खोद के निकाला हमने, इतना सामान उसमें डंप किया हुआ, गैस के सिलेंडर, और मतलब कि जो कि 100-200 लोगों को कई महीने तक सरवाइव कर सकते हैं। तो मैंने फिर वहां से बड़ी मुश्किल से पहाड़ी से मेरा रेडियो कांटेक्ट हुआ। मैंने कहा सर कैंप मिल गया, बंदे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, अब अगर आप आ सकते हो तो हेलीकॉप्टर से आ जाओ कमांडर के साथ। अब हेलीकॉप्टर आ गया, तो मेरे ब्रिगेड कमांडर और मेरे CO ये ऊपर आ गए हेलीकॉप्टर से,
और ये तब अभी दिन के ना 3-4 बज गए, हमने वापस भी जाना है और नीचे भी हड़बड़ी होगी कि यार फौज ऊपर चढ़ चुकी है। फिर हमने जो उस कैंप को आग लगाई हमने, और जो है वो सीन में कभी मंजर भूल नहीं सकता। हमने इतने कंबल, स्लीपिंग बैग इकट्ठे करे हुए हैं वहाँ पे, सारा सामान जो खोद पाए जितना टाइम था। अब मैंने वापस भी जाना है, सेफली लेके जाना है इनको। तो वो अगले दिन जो है वो हेडलाइन न्यूज़ थी कई देश अखबारों में कि टेररिस्ट कैंप बस्टेड इन खंजल तांज बाय द आर्मी एंड लॉट ऑफ रिकवरीज वर देयर इन दैट। उसके बाद तो फिर मैंने वापस अपने जवानों को सेफली लेके गया मैं। तो इसमें कोई मारा नहीं गया, लेकिन पर्सनली मेरे लिए जो एडवेंचर भी था, थ्रिल भी थी, फिजिकल फिटनेस का भी वो था। तो देखो ये डिसीजन मेकिंग, मैं भी चुपचाप रह सकता, मैंने क्या लेना था इसमें। कई बार हम सोचते हैं क्या पंगा लेना है यार, कई लोग कहते हैं क्यों पंगा ले रहे हो यार, अपना नॉर्मल काम करो और चले जाना यहाँ से, टेन्योर पूरा करके, है ना। तो इस टाइप से मैंने थोड़ा सा पागलपन होता था, तो फिर मैं देन आई वुड लीड। इट्स नॉट दैट कि आई ऑर्डर समबडी टू गो, आई वुड लीड। तो डर नहीं लगता था सर उस टाइम पे? यार डर तो ना, डर एक ऐसी चीज होती है यार, डर देखो लगना, डर है, खुशी है, गुस्सा आना, ये इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस, और ये नेचुरल। अगर नहीं है तो फिर आप में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या होता है ये 4 बेसिक इमोशंस हैं। ओके, डर है, खुशी है, गुस्सा आना है, और क्या कहते हैं जो है एंगर, गुस्सा आना, खुशी तो हो ही गया, उदास होना शायद, उदास, सैडनेस, फील, आंखों में आंसू आ जाते हैं, 1 सेकंड लगती है रोने में अगर कोई ऐसी बात होती है। तो डर बहुत नॉर्मल है, ठीक है। अभी शाम को वॉक करते पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो डर लग जाता है, पाड़ ना ले यार, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वहां तो डर होता है। लेकिन जब आप लीडर हो ना, तो आपने प्लान किया मिशन, और ये जवान 20, 30, 15 आपके साथ घूम रहे हैं, जो आपके इशारे को देख रहे हैं भी ये क्या करेगा, तब डर नहीं होता, तब मिशन अकम्प्लिशमेंट और वो एक हाई होती है अलग किस्म की। सो आई ऑलवेज फेल्ट दैट। और जब गोली चलती थी ना, दैट वाज द स्वीटेस्ट साउंड आई वुड हियर। पट 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 AK-47 की शुरू होगी, मैं कहा हाँ भाई, अब जब मेहनत करी है ना, इतनी दूर चल के आए हैं, पूरी रात भूखे रहे हैं, पूरा दिन चलते रहे हैं, बर्फ में धक्के खा रहे हैं इनको ढूंढते हुए, अब बंदा मिल गया हमारे को, अब कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी। सो आई ऑलवेज फेल्ट, डर मेरे लिए था कि भाई देयर वाज मोर थ्रिल देन फियर एंड द जॉय ऑफ सक्सीडिंग। जो फिर खुशी जो मिलती है ना कि यार हमने कुछ पाया, वो जवान भूल नहीं सकते जो मेरे साथ उस खंजल तांज गए थे, और जब हमने दे नेवर फॉरगेट इस ट्रिप को, और इस पूरे ऐसे मैंने बहुत उल्टे सीधे काम किए। तो डर अकेले में डर लग सकता है, जब टोली में हो, टीम में हो, इतने लोग हैं, फिर किस बात का डर है यार? बिल्कुल सही बात है। फिर तो वो है ही ना, तो फोर्स है आपके साथ। करेक्ट। इसी चीज के लिए तो हमने यूनिफॉर्म पहनी है। राइट। बट ये जैसे जब आपने कहा चलो, तो क्या सब लोग तैयार होते थे, या कुछ लोग तैयार होते थे, बाकियों को मनाना पड़ता था? जो हम ना, जैसे उरी मूवी हमने देखी, तो उसमें एक हीरो आता है, फिर वो बोलता है हाउ इज द जोश, तो पूरा देश उस एक लाइन को वायरल कर देता है, हाउ इज द जोश। तो हम लोग तो इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, और वो मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, लेकिन जब आप वहाँ होते हैं तो ये सवाल पूछना, हाउ इज द जोश, और अंदर से जैसे एक ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वैसे ही हाउ इज द जोश करके सारे लोग जा रहे होते हैं, या बीइंग ए लीडर आपने कुछ को मनाया, कुछ को, मतलब ये जो 40, 60, 70 लोग आप 2 बसों में लेके चले गए थे, तो इसकी रियलिटी क्या थी? कैसे मनाया आपने इन लोगों को, और लोगों के साथ होता क्या है? हाउ डू यू रियली लीड देम, मैनेज देम, और फिर एक यूनिट के जैसे कि अब मान जाओ और चलो। हाँ, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। हमारी जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो बहुत ही अलग किस्म की है। वो एक्टर हैं और स्क्रिप्टेड है, और वो एक उन्माद इकट्ठा करने के लिए बहुत जिंगोइस्टिक है, बहुत रेटोरिक में आता है, और बहुत से हमारे फौजी भी यूट्यूब पे और ऐसी बातें करते हैं उल जलूल, बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी वो गए नहीं है लड़ाई में, जो ऐसी बातें करते हैं वो गए नहीं है। मेनी ऑफ देम आई नो दे हैव नॉट डन एनी, मतलब कोई ऑपरेशंस में नहीं गए। एक्चुअल के अंदर इट इज टोटली डिफरेंट। ना ये कोई हाउ द जोश करता, ना वो कहते जी, ना ऐसे गोलियां चलती, ना ऐसे बम फटते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। मेरा क्या तरीका रहा है ना, चाहे वो टीम सेलेक्ट करनी हो, चाहे वो कुश्ती की टीम को या बॉक्सर्स को सेलेक्ट करना हो, या 10 बंदे मैंने लेके जाने जहां मुझे खबर है कि कोई लश्कर का बड़ा कमांडर इस इलाके में घूम रहा है, उसको मैंने ढूंढ के मारना है, उसको मैंने वो करना है, तो देन आई विल टेक वेरी स्मॉल पीपल। और मैं ना बहुत बड़ा फैन हूँ स्मॉल टीम्स का। इनफैक्ट इंडियन आर्मी में मेरा नाम जाना जाता है, भारतीय आर्मी में, कि एक ऑफिसर है जिसने स्मॉल टीम ऑपरेशन सिखाया है कि कैसे छोटी टीम जो है बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो 4 आदमी कर सकते हैं, 4000 नहीं कर सकते। मैं इस चीज को बहुत मानता हूं।
सो आई बिलीव इन पावर ऑफ स्मॉल टीम्स लेड विद पैशन, प्लानिंग, ये वो, तो उसमें क्या सिलेक्शन अच्छा होता है। तो मैं जब ऐसे ऑपरेशंस में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ LC पे, पंजाब में मैंने इंसर्जेंसी देखी है और यहाँ पर भी देखा है। तो मैंने हमेशा जो है, मैं जवानों में देखता हूँ यार कौन है जो थोड़े दिलेर है, कौन है जो थोड़े जो है ऑपरेशंस में अच्छा काम करेंगे। और ये दोनों ना डिफरेंट होते हैं दीपक। जो बड़ा अच्छा सल्यूट मारते हैं, जय हिंद साहब, तगड़े नजर आते हैं, वो लड़ाई में पेड़ के पीछे छिप जाएंगे। और जो एक्चुअल लड़ता है ना, जो LMG लेके भाग जाता है जब फायरिंग होती है बिना पूछे हुए, वो बंदा अलग होता है। उसकी पैंट ढीली होगी, वो होता है सल्यूट ठीक से ना करे, वो हो सकता है थोड़ा बहुत उसका डिसिप्लिन भी, उसकी खबर भी आए साहब ये इसका डिसिप्लिन लूज है, थोड़ा सा ये बंदा ऐसे उल्टा बोल दिया इसने, ये वो बंदे लड़ाई में बहुत जबरदस्त काम करते हैं। दे मे बी लुकिंग वेरी ऑर्डिनरी। आई एम श्योर। तो मैंने जो राष्ट्रीय राइफल्स में खास तौर पे जो टीम बनाई ना, 10 लड़कों की, 10-12 लड़के थे, बहुत ऑर्डिनरी थे, बहुत ही ऑर्डिनरी थे। कोई हाई अचीवर नहीं था उनमें से, ना कोई बड़ी मसल्स थी जी, ऐसे थे वैसे थे, बट उनमें सब में ना दे वर वेरी हाई ऑन इंटेलेक्ट, दे वर वेरी हाई ऑन IQ, दे कुड टेक क्विक डिसीजंस। ओके, सो इस टाइप के लोग जो है ना, मैंने हमेशा, तो जब मैं ऐसे जैसे 30 लोग लेके गया, तो मैं तो जानता हूं मेरे पास 70-80 थे, मैं 30 ही क्यों लेके गया? भीड़ चाल थोड़ी है, आई विल टेक द बेस्ट। फिर मुझे ये भी पता है यार मेरे को बाकी काम के लिए कौन चाहिए। कोई लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छा है, हु कैन मैनेज फूड, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब 3 दिन के बाद वापस आऊं और अच्छा खाना, चिकन बनाओ, बढ़िया तंदूरी रोटी हो और पेग हो रम का और बेयर शेयर लगी हो, तो वो भी कहेंगे तो पता है यार साहब आ रहे हैं वापस, भाई वो बंदे भी चाहिए। तो यू नीड अ मिक्स, तो यू मस्ट नो किसको कहाँ यूज करना है, राइट, किसको। तो ऐसे वो नहीं होता हाउ इज अ जोश एंड ऑल। सो यू सेलेक्ट गुड पीपल, दे आर मोटिवेटेड, दे आर इंस्पायर्ड, they look at you, you look at them, right, they also inspire you। yes और बहुत, मैं तो बहुत जवानों से बहुत सीखा यार। मैं तो हम कहाँ क्या सीखे, हम तो पहले उनसे सीखते थे। I used to see how they are observing। जब नए गए, उनको 6 महीने हो गए थे, उन्होंने मेरे से ज़्यादा ऑपरेशन करे हुए थे, 6 महीने में मैं सीख गया, फिर जो नए आए तो मेरे से सीख रहे थे। बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से हमेशा यू सेलेक्ट द बेस्ट गाइज, यू सेलेक्ट द फिटेस्ट गाइज। आप देख लेते हो कौन पीस टाइम के अंदर जज्बा दिखाता है, कौन लड़ाई में जज्बा दिखाता है, अलग किस्म के इंसान होते हैं। सो दैट इज हाउ आई वुड सेलेक्ट दैट। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट मिशन पे कुछ लोग कमजोरी दिखाते हैं, चल नहीं पाते हैं या मेंटली हार जाते हैं। मेरे साथ एक ऑफिसर थे और वो नए आए थे, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन पहाड़ चढ़े नहीं हुए थे। तो मैं उनको लेके गया एक ऑपरेशन में और चलते रहे। देन ही वाज जूनियर टू मी और मैं देखो पीछे होता जा रहा है। तो एक स्टेज में मैं रुक गया। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को यार, यू कांट वॉक। कहता सर मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है, आप मेरे से 10 साल सीनियर हो, मेरे से उम्र में बड़े हो, आप आगे जा रहे हो, जवान आगे जा रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ सर, मैं अब चल नहीं सकता, मुझे गोली मार दो, आई कांट वॉक, आई एम फिजिकली अनफिट एंड आई एम टेरिबली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो मतलब ऐसे मैं देखा है, मैंने अब जवान भी देखे हैं जो नहीं, फिर एक स्टेज आती है, देन व्हाट डू यू से यार ठीक है तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रेस्ट करो। हाँ ठीक बात है, बट मेरा वो जरूरी है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है दीपक, मैं 15 लोग लेके चला हूं, लेकिन ऊपर 7 ही पहुंचे मेरे साथ और बाकी भी आ रहे हैं, वो 3 घंटे बाद आएंगे, आ जाएंगे। बट आई नेवर बिलिटल देम, आई नेवर ह्यूमिलेट देम। तरीका यार तुम, फिटनेस एक चीज़ है, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो फिर वो रियलाइज करते हैं, फिर वो फिट हो जाते हैं, फिर वो शामिल भी हो जाते हैं। इसमें कोई आई नेवर ह्यूमिलेटेड एनी, आई वुड नेवर डू दैट। मैंने कभी किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया, कभी किसी को छोटा नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। देन गिव अनदर चांस एंड देन दे प्रूव ऑल्सो। मैंने देखा है अगर तो ऐसा होता है कि अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कोई फिजिकली टांगों से मजबूत होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं। राइट सर। सो इन आर्मी यू नीड टू, इस टाइप के जो हमने ऑपरेशंस किए, यू नीड टू बी मेंटली वेरी अलर्ट, मेंटली वेरी स्ट्रांग, कि आप 2-3 दिन बिना खाए पिए ऐसे जंगलों में धक्के खा सकते हो और डेप्रीवेशन सह सकते हो एंड स्टिल गो फॉर अ सक्सेसफुल मिशन। कई होते हैं फिजिकली बड़े फिट हैं, बट बड़ी जल्दी खाना नहीं मिला, चाय नहीं मिली, यार ये क्या कर रहे हैं, ये सोचते हैं यार ये क्या ऐसे, ये क्या मिलेगा इससे, तो दे ब्रेक डाउन ऑल्सो। सो इट्स ओके, इट्स अ मिक्स्ड बैग। राइट। आपकी इन पूरी बातों से ना एक वर्ड जो मेरे को एक वर्ड बार बार आ रहा है, दैट इज अनसर्टेनिटी। हर पल कुछ भी हो सकता है मेरे, राइट ना, लाइक तो चाहे वो लीड करना हो, लाइक ऐसा बोलते हैं कि जब सब प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई भी लीड कर सकता है, राइट। बट व्हेन इट इज
अनसर्टन, आपको अगले कदम पे नहीं पता। अभी बस में चल तो पड़े हैं सुबह, अब बसें जब उतरेंगी तो क्या होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। तो इस अनसर्टेनिटी को आप उन दिनों में, जैसे पीछे 70 लोग हैं जो सर्टन है क्योंकि उनको आप पे सर्टेनिटी है, और आप इस बात पे तो सर्टन हैं, आप भी दो चीजों पे सर्टन हो, एक खबर पक्की है, दूसरा ये 70 मेरे साथ हैं। लेकिन फिर भी अगले कदम पे क्या होगा, ये वाली जो अनसर्टेनिटी है, ये फिर आपको एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में नहीं कन्वर्ट होती? बहुत बढ़िया सवाल है ये। इनफैक्ट मैं जो है, मैंने बहुत साल पहले एक पेपर लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एज ए वॉर विनिंग फार्मूला, कि जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो अनप्रिडिक्टेबल काम कर सकता है, जो अनकन्वेंशनल, हम आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, आप लोग कॉर्पोरेट में आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, अब मैं उसको कहता हूँ अनप्रिडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल, हमेशा नया सोचो। अगर हम वही करेंगे जो हम करते रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, चाइना देख रहा है, मिलिटेंट भी, टेररिस्ट भी देख रहा है, फौज ऐसे आती है, ऐसे बैठते हैं, ये इतने कॉलम में आते हैं, उनको पता है हमारी टैक्टिक्स, वो छुप जाते हैं उस टाइम, पता है अभी इवनिंग का टाइम हो गया, अब 5-6 घंटे हो गए, अभी वापस चले जाएंगे, वापस चले आते हैं। सो वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। सो ये मेरे लिए चैलेंज था। मैंने ग्राउंड पे इतना सीखा इस चीज़ के ऊपर, हाउ टू बी अनप्रिडिक्टेबल, हाउ टू थिंक फ्रेश, नया कैसे सोचना है, हर बार नया करना है। बिकॉज नया नहीं करोगे ना, आप गेम में पीछे हो, आप जो है दिमाग के गेम में अपने दुश्मन से पीछे हो। तो एक कॉन्सेप्ट है दीपक, जो एक एयरफोर्स के फाइटर पायलट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिया था यूएस आर्मी में, उसको कहते हैं ऊडा, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, OODA, ऊडा लूप। ऑब्जर्व, ओरिएंट, पहले देखो क्या हो रहा है, ओरिएंट, जल्दी ओरिएंट हो जाओ भाई, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, आप कहाँ हो, कितनी दूर से फायर हो रहा है, क्या, ओरिएंट। देन डिसाइड, क्विक डिसीजन, एंड एक्ट, फटाफट। तो ये ऊडा लूप ना, जो तेज सोच सकता है वो हमेशा दुश्मन को बीट करेगा, कन्वेंशनल वॉर हो, अनकन्वेंशनल वॉर हो, टेररिज्म हो, कहीं भी हो। जब एयरफोर्स के पायलट के लिए जरूरी है, तो आप सोचो ग्राउंड में कितना जरूरी है। सो मैं हमेशा यही सिखाता था अपने ऑफिसर्स और जवानों को, यार जल्दी देखो, जल्दी ओरिएंटेट हो जाओ, क्या हो रहा है, जल्दी डिसीजन लो यार, अब सोचने का टाइम नहीं, अब नक्शा नहीं बनाते, अब बुलाएंगे नहीं यार ब्रीफिंग, तुम लेफ्ट जाना, तुम राइट जाना, LMG यहां लगा दो, ये टाइम नहीं है। इट शुड हैपन ऑटोमेटिकली, एंड एक्ट, देखी जाएगी यार, गलत होगा तो क्या होगा, सीख लेंगे, राइट, सक्सेसफुल हो गया तो भी सीखेंगे। सो दिस ऊडा लूप इज, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ दिस, क्विक थिंकिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जल्दी डिसीजन लो, जल्दी एक्ट करो, बी ऑन योर टोज, मूव फास्ट, राइट, तो मेंटली भी सोचो तेज। So this has served me in amazing way in actual combat, in otherwise also. Right. पर अगर आप ये जो ऊडा आपने बताया ना सर, और अगर पिछले 5 मिनट में मैं अगर आपकी बात सुन रहा होता ना, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग हैपनिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, इसमें से किसी एक में भी, चारों में अगर मिस कर गए आप, हाँ, और ऑब्जर्व भी सर, एक तो वो ऑब्जर्व होता है जो हो रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन के अलावा एंटीसिपेशन, यस, कि एंटीसिपेशन, बीइंग प्रोएक्टिव, हाँ, और क्या हो सकता है, हाँ, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप थोड़ी एंटीसिपेशन भी इसमें ऐड करें अगर, हाँ, राइट ना, आप कोई फॉर्मूला, जैसे अब आप भी अपनी तरफ से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ऊडा प्लस इसमें एंटीसिपेशन करके ना, हाँ, आप दीजिएगा, लेकिन इस समय आपकी इस विजडम से फौज में क्या क्या कारनामे हुए वो तो एक अलग बात, लेकिन अगर इस सेम विजडम को हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और इंडिया में जो इस समय स्टार्टअप बूम की हम बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, राइट, ये सारी लर्निंग्स को अगर हम यहाँ लेकर आ जाए ना, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, लाइक हैव यू ट्राइड ऑल दिस थिंग्स समवेयर इन ए कॉर्पोरेट सिचुएशन? एग्जैक्टली। अब आप सोचो, मैं 58 इयर्स का रिटायर हुआ, अब मैं 63 होने वाला हूँ, और मैंने एक डिजिटल आपने यूनिवर्सिटी की, मैं कहूँ स्कूल है छोटा मोटा, एक लीडरशिप का मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं उस स्पेस में आया हूँ जहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज अकेडमीज देश में चल रही हैं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, अफसर बनने के लिए। मैंने उस सिस्टम को ब्रेक करके ऑनलाइन एट 1/10 द कॉस्ट, मैंने स्टार्ट किए कोर्स। फिर मैंने देखा गांव देहात के बच्चे अफसर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, वो बोल नहीं पाते हैं। यहाँ है फाइट करने का, दे कैन बिकम डेडली ऑफिसर्स, बट बात ही नहीं करते, लिख नहीं सकते। सो आई रियलाइज दिस कि यार वी नीड टू टीच देम बॉडी लैंग्वेज, वी नीड टू टीच देम बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। उनमें कैसे हमने वो
चिंगारी भरनी है, जज्बा वो डालना है और सही दिशा में काम करना है, हैबिट चेंज करनी है छोटी छोटी. सो दिस इज ऑल, दिस इज आई एम डूइंग. एंड मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे लंबे लंबे मुझे वीडियोस बच्चे भेजते हैं. मैं बेड पे लेटे सोचता हूँ यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया यार, ये क्या. एक वो बिहार में बैठा बच्चा, कोई अभी एक राजस्थान से एक बच्चा मेरा नेवी में जा रहा अफसर बन के, उसकी माँ मनरेगा वर्कर है यार. उसकी माँ 100 दिन के लिए दिहाड़ी पे काम करती है, वो छाबड़ी उठा के सर पे. ओके. ही इज फ्रॉम सच ए पुअर फैमिली, ही कैन नॉट अफोर्ड एनी कोचिंग. ही इज गॉट क्लियर, ही इज गोइंग टू, अभी जाने वाला है नेवी में ऑफिसर बन के जाने वाला है. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. सिर्फ बाय इंस्पायरिंग देम, बाय टेलिंग देम नहीं ये करना है, कैसे हैबिट बना. हर चीज सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें जो आपने करनी. बिल्कुल सही बात है. सो दैट इज व्हाट. सो आई थिंक कॉर्पोरेट में तो हमारे ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, इस टाइप के एक्सपीरियंस को, क्योंकि हो सकता है कोई ढीला बैठा, उसको एक चिंगारी की जरूरत है, एम्निशन है, बट वो स्पार्क चाहिए. राइट. स्टार्टर. राइट. और सर पता है क्या, फौज में जो कॉम्बैट है ना या वॉर्स हैं, वो पिछले कुछ सालों में उस तरह के वॉर्स शायद नहीं हुए होंगे जिस तरह के वॉर्स आपने देखे हैं, उस तरह की कॉम्बैट. हाँ. लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में अभी भी कंपटीशन की अगर आप बात करें, मैं नहीं बोल रहा किसी को मारना वारना है, इट्स नॉट ब्लड शेड एंड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, बट अगर इन चीजों को कोई फॉलो नहीं करेगा ना, तो अपनी कंपनी को 1000 और पुरानी कंपनियों के बीच में खड़ा कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट. नो, इट इज डिफिकल्ट. तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप समराइज करके, जैसे आपकी डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, अनसर्टेनिटी को हैंडल करने की जो आपने जो सीखा और जो लोगों को भी आपने सिखाया होगा, उसके 3-4 चीजें खास हों जो आज के लोग जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो कौन सी वो 3-4 चीजें हैं जो वो अगर अडॉप्ट कर लें तो वो कमाल कर सकते हैं. एक मेरे दिल के बहुत करीब, जैसे मैंने उड़ा बताया ना, एक चीज मेरे दिल के बहुत करीब है, और फौज में तो इस एक टॉपिक पे ही मैंने 1-1 घंटे के टॉक दिए हैं जहां लोग मेस्मराइज सुन रहे हैं. वो है वर्किंग फ्रॉम होप ऑफ सक्सेस रादर देन फियर ऑफ फेलियर. वर्किंग फ्रॉम होप ऑफ सक्सेस रादर देन फियर ऑफ फेलियर. तो ये भी वो गट फीलिंग, इंट्यूशन, अनप्रेडिक्टेबल. अगर आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है, एक विजन है, एक सपना है, एक चीज है जो आपको सोने नहीं दे रही है, देन यू हैव टू वर्क फ्रॉम होप ऑफ सक्सेस. कि यार लगे रहो यार, मिलेगी सक्सेस, क्यों नहीं मिलेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं. अगर शिद्दत है, अगर पैशन है, कमिटमेंट है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, आपके सिस्टम सही, आप सिस्टम्स वाले आदमी हो, मेरे से ज्यादा समझते हो, तो यू वर्क फ्रॉम होप ऑफ सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस. फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, कोई नहीं यार, यहाँ ये कंपटीशन है यार, यहाँ ये अथॉरिटी परमिशन लेनी पड़ेगी, ये कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे यार, यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है. सो कई बार फियर ऑफ फेलियर ना, ये कॉम्बैट में भी घातक होता है. लोग काम नहीं करते हैं, जाते नहीं है, या सक्सेस नहीं मिलती है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे उड़ा लूप इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होप ऑफ सक्सेस. और एज ए लीडर आपको कम से कम होप ऑफ सक्सेस हो जाए, तभी आपकी टीम को होगी. बिल्कुल. अगर आप ही डिस्पॉन्डेंट हो, आप ही डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहते हो, और छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाए आपको, कोई चीज ठीक नहीं हो रही हो, तो आप एकदम you take it out on the next guy in front of you, then you are gone, then you so this is very important. उसके साथ साथ then have systems in place, be disciplined yourself, walk the talk. It's as important in corporate. Your own integrity, right? your professional integrity, personal integrity, social integrity. आप कैसे लोगों से बर्ताव करते हो, कितने accessible हो. किसी के पास हो सकता है बहुत bright idea हो, and he or she is at the bottom of the ladder, right? But if accessible, that can turn around things. Correct. So ये horizontal, vertical, emotionally, socially connect रहना अपनी टीम के साथ जो है, निहायत ही जरूरी है. और मेरा जो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला था दीपक के, अगेन राष्ट्र राइफल से बात कर रहा हूँ, ये 8-10 जो लोग थे ना मेरे, जब हम 1-2 मिलिटेंट मार के लाते थे ना, शाम को, जैसे ये रूम है मेरा, एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक बेड था लकड़ी का, उसमें मैं एक AK-47 मेरे साथ थी, आई यूज्ड टू स्लीप विद AK-47, एंड यहाँ एक गद्दा वद्दा पड़ा रहता था. मैं सबसे पहले आता था, शाम को मेरे कमरे में आ जाओ, तो हम सारे जो है कुर्ता पजामा पहन के नीचे बैठते थे, और मैं कहता ले आओ भी एक रम की बोतल ले आओ. हम, उनको ये महसूस नहीं होता था, ना मुझे महसूस होता था यार मैं ऑफिसर हूँ, ये जवान है. और अब बैठ के हम जो है अगले 2-3 दिन की प्लानिंग करते थे. और फिर ऐसे लड़के जो मुंह नहीं खोलते, वो कहते सर वहाँ नहीं, सर वो ना बहुत दिनों से फौज नहीं गई, सर वहाँ मैं पक्का, मैं 6 महीने पहले गया था सर. सर वो टर्निंग पे अगर हम बैठ गए ना सर, वो वहाँ से वहाँ तक नजर आता है, तो दे वुड ओपन अप थिंग्स विच यू कांट इवन इमेजिन. राइट.
सो दिस इज ट्रू इन कॉर्पोरेट ऑल्सो. Right. अगेन स्मॉल टीम, अगर आप डेली आपके सेशंस हो रहे हैं, यू नो यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर ओपनिंग अप आइडियाज, लिसनिंग टू आइडियाज, आई थिंक Right. यू कैन देन चेंज डायरेक्शन वेरी फास्ट. You know, then it's not a straight line. You may go zigzag, but you will reach there. Right. So I think something like that, is also applicable to succeed in a startup and be quick to change, be amenable to change. अगर Right. आपने गलत सोचा है तो बिड कोर्स करेक्शन करने में शर्म नहीं करनी चाहिए. कोई इसमें ईगो नहीं रखनी चाहिए आगे, शर्म भी नहीं करनी चाहिए, देर भी नहीं करनी चाहिए. देर भी नहीं करनी चाहिए, क्विक डिसीजन एंड ईगो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल. आई थिंक ईगो किल्स लीडर्स. फालतू की ईगो लेके ना घूमते, मैं सीईओ हूँ, मैं फलाना हूँ, आई थिंक Right. दैट आल्सो इज शुड बी अवॉइडेड जहाँ तक पॉसिबल है. आपकी पूरी बातचीत से ऐसे लग रहा है कि लोगों से जो आपका कनेक्ट था वो आपके मिशंस की सक्सेस का और आपकी पॉपुलैरिटी का, और वो कनेक्ट जो था वो फौज में जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है, फौज से आपने जब रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद भी बरकरार है, और वही कनेक्ट आज आपको आपके स्टूडेंट्स को भी वैसी ही सक्सेस दिला रहा है. आई थिंक सो, बिकॉज मुझे जो फॉलो करते हैं अभी, उनमें बहुत वो लोग हैं जो सोल्जर्स हैं, रिटायर हो गए हैं, उन Right. पूरी की पूरी फैमिली फॉलो करती है. Right. मुझे सुबह कई बार लोग वीडियो भेजते हैं कि हाँ. बड़े टीवी पे पूरी फैमिली ड्राइंग रूम में बैठी हुई है. Yes, yes, yes. और जो है और डीएनए सेशन चल रहा है, दादा दादी भी बैठे हैं, फादर मदर भी बैठे, कहते हैं हाँ यार एक तो मिला, कोई दिमाग ठीक कर, अच्छी बातें कर रहे हैं सर यहाँ पे. डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस. डेली न्यूज़पेपर हाँ, एनालिसिस. इसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस, हाँ, इसके बारे में बताइए. इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, Okay. इनके 3 एडिशन सुबह आते हैं. मैं तीनों को पहले 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ, Okay. मार्क करता हूँ. फिर मैं 10 बजे लाइव जाता हूँ. फिर मैं उनको देश की और दुनिया की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं इनको जो है रीड करता हूँ, उसमें पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, फिर अपनी ओपिनियन देता हूँ, बिकॉज इन्होंने फिर तो कई इंटरव्यू फेस करना, इन्होंने ओपिनियन देनी है. और मेरा इसमें एक बहुत जबरदस्त फार्मूला है, वो मैं बच्चों को क्या सिखाता हूँ. देखो अखबार इतना मोटा आता है, हाँ. अगर पढ़ना शुरू करो 3 घंटे में भी ना खत्म हो. Right. मैं उनको सिखाता हूँ अवॉइड 4 C's एंड अ P. अवॉइड 4 C's एंड 1 P. P. अगर ये आप अवॉइड करोगे जिंदगी में, और आप अफसर बनना चाहते हो, तो अखबार आपको अलग ही किस्म का लगने शुरू हो जाएगा. Okay. आप पूछोगे 4 C's हाँ, क्या है? yes. इसमें क्रिकेट. Okay. मुझे पता है. देश की आपने नब्ज जो है ना, ये मतलब क्रिकेट, हाँ. क्राइम, Cricket, कौन किसने crime. मार दिया, किसके साथ क्या चल रहा है, क्राइम, सिनेमा, ओके. ठीक है, एंड सेलिब्रिटी, वो उसकी Okay. फोटो फलाना घूम रहा है किसी के साथ, उसकी एंगेजमेंट होगी, ये भी हाँ. बड़ा कवर करते हैं. सो 4 C's हो गई. डोंट रीड अबाउट इट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. एंड P इज पॉलिटिक्स. आज उसको गाली दे रहे, आज उसको, आज उस पार्टी से यहाँ आ गए, यहाँ से वहां आ गए. इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है. राइट. ठीक है. सो आई से इफ यू अवॉइड दिस 4 C's एंड अ P, then you are reading about Israel Hamas, you are reading about electoral bonds, you are reading about uniform civil code, Right. you are reading about Manipur, you are reading about Ladakh, you are reading about India-Pakistan relations, India-Maldives, India-Sri Lanka. ये सारे इश्यूज में ऐसे डिस्कस करता हूँ, आप कहोगे यार मजा आ गया. फिर हेल्थ के इश्यूज हैं, राइट. कैंसर के इश्यूज हैं, पॉल्यूशन पे मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत ज्यादा. मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ. मैं आई एम सीईओ ऑफ सेव द हिमालयस फाउंडेशन. तो मैं लद्दाख के साथ, सोनम वांगचुक पे से मैं बात करता हूँ. मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व हूँ लद्दाख में लोगों के साथ. तो मैं एनवायरमेंट पे बहुत बात करता हूँ, पानी पे बहुत बात करता हूँ, हवा पे बहुत बात. इन चीजों को तो अभी तो बड़े बोरिंग सब्जेक्ट है, कोई भी नहीं बात करता है. Right. सो आई डिस्कस दीज टॉपिक्स इन माई एंड इट्स अ फ्री एवरीडे फ्री. और आज सैटरडे को मेरा एएम में होता है, आस्क मी एनीथिंग. आज का ऑलरेडी जो है लिंक जा चुका है सबके पास. 7 o'clock टुडे आई विल बी डिस्कसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज मेरी चल रही है. 7 हो चुके हैं, आज 8वीं है. Okay. हर सैटरडे. इसका मतलब मुझे 2 महीने हो गए करते हुए. Right. आज आई एम डिस्कसिंग हाउ टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. कंट्रोलेबल्स. तो उस पे हैबिट फॉर्मेशन पे बात है. ओके. तो उस पे लाइव 200-250 बच्चे तो लाइव आ जाते हैं, शाम तक 3-4 हज़ार देख लेते हैं उसको. Right. तो उसमें मैं 20-25 मिनट तो मैं उनको अपनी बातें जो मैंने नोट की वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उनके Right. क्वेश्चंस लेता हूँ लाइव. तो बहुत मज़ा आता है, बहुत एनर्जी होती है. तो ये मेरा. और फिर एक करंट अफेयर्स की मैगजीन मैंने बताया, जेन मोर मैगजीन. वो हर 15 दिन में, उसमें मेरे साथ 10 यंग बच्चे हैं Okay. जो इसी प्रोसेस में अफसर बनने के. सो रिमोटली काम कर रहे हैं, और रिमोटली काम कर रहे हैं वो. तो वो एक मैगजीन क्रिएट करते हैं. मैं एडिटर, चीफ एडिटर हूँ. हम वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिजिटल 60-70 पेज की मैगजीन. उसको Monthly. वीक, एवरी 15 डेज, फोर्टनाइटली. और 60-70 पेज की मैगजीन. 60-70 पेज की मैगजीन हर 1 तारीख को, 15 तारीख को शाम को मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पोस्ट हो जाती है.
Fantastic. उससे मेरा एडिटोरियल होता है, मैं क्या समझ रहा हूँ क्या हो रहा है दुनिया में, देश में, और उसके बाद पूरे इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस न्यूज़, फॉरेन आर्मीज की न्यूज़, PYQs, मोटिवेशनल चीज़ें, और भी जो है ना, और कोई अच्छा आर्टिकल कहीं से है किसी से, तो ऐसे करके हम जो है ये सर एक चीज बताओ, जैसे जब ये हम कुछ भी अखबारों में पढ़ते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि ये बायस्ड होता है, या मीडिया हमें या गवर्नमेंट हमें या पॉलिटिशियंस हमें एक अलग तरह की पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो फिर इन सब के बीच में से हम अपनी सूझबूझ के साथ किस तरह बायस्ड ओपिनियन से फैक्ट्स को अलग कर सकें? दीपक, आपने ना बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये आज जो है ना, इतना ज़्यादा प्रोलिफरेशन है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, कि बहुत मुश्किल है सही ओपिनियन बनाना। और ये जानना कि हम ग्रे जोन में हैं और किधर कहाँ पे क्या है। एंड हम तो पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, परसेप्शन बैटल चलते हैं, लोगों का माइंड चेंज हो रहा है, पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश होती है, जो काफ़ी कुछ हम भी समझ आते हैं अभी क्यों ये कैंपेन चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, देखो, मैं हूँ अभी सीरियस बिजनेस में ऑफ एजुकेटिंग द यंग जनरेशन। तो मेरे ऊपर ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं फेक पेडलिंग करके इनको जिंगोइज्म, रेटोरिक्स, ऐसे कहानियां सुना के चला जाऊँ ना, फिर मैं किस टाइप की यंग जनरेशन को जब मोटिवेट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि यार ये टेलीविजन तो देखना करो बंद, घर वालों को बोल दो, हिंदी के चैनल तो बंद कर दो सारे, कोई भी देखने लायक नहीं रहा। आवर मीडिया इज गॉन, वी ऑल अंडरस्टैंड। व्हाट इज लेफ्ट इज द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर्स। एंड व्हेन यू रीड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पेपर्स, कोई भी उठा लो, मैं तो 3 पेपर पढ़ता हूँ, मैं किसी पेपर के खिलाफ ट्रिब्यून पढ़ लो, हिंदुस्तान टाइम पढ़, टेलीग्राफ पढ़ लो, डेक्कन हेराल्ड पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो। उसकी बेस्ट पार्ट क्या है, वो न्यूज़ जब तक आप लाते हैं ना, वो लाते हैं जो जर्नलिस्ट हैं, वो एक टाइम है, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, वो आर्टिकल लिखेंगे 6 दिन के बाद, उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर PhD इन दैट एरिया। अगर कोई वेस्ट एशिया पे, स्टैनली जॉनी जब लिखता है हिंदू का, वो मैंने उसका पॉडकास्ट भी किया है, तो वो बंदा PhD कर चुका है ना वेस्ट एशियन स्टडीज के ऊपर, वो हमास और इजराइल के इलाकों में 6 बार घूम चुका है। देन यू गॉट टू रीड, राइट। तो ये जरूरी है। और क्या करते हैं सम ऑफ दिस पेपर्स, आई सी स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस बड़ा अच्छा करता है, कि आपको एक तरफ आर्टिकल बीजेपी RSS के माउथपीस का मिल जाएगा, उसके सामने ही यू विल गेट एन आर्टिकल बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ऑल्सो, एंड यू डिबेट। तो कुछ अच्छे ये इशू रेज कर रहे हैं, कुछ इश्यूज ये रेज कर रहे हैं, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि यार कोई भी इशू आता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और मणिपुर पे इशू बात करते हैं, कश्मीर 370 बात करते हैं, लद्दाख पे बात करते हैं, कोई भी इशू, मैं आई डोंट रन अवे फ्रॉम इशूज, राइट। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखो, एंड उसमें हर एक इशू में देखो भारत का क्या है, इसमें हमारा हित किस चीज में है। सो मेरी कोई चीज ना ऐसे हवा में खत्म नहीं होती, मैं हर बात कंक्लूड करता हूं, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन दिस, व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। चाहे हम रशिया यूक्रेन को डील करें, चाहे हम इजराइल हमास को, या पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, अब कौन आया, तो मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव इस चीज पे खत्म होता है, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, हमारा देश हित किस चीज में है, राइट। सो सेम थिंग इज फॉर डोमेस्टिक इश्यूज। तो हमें देखना ना यार हमारी यंग जनरेशन का हित किस चीज में है, राइट। आइडिया ऑफ इंडिया क्या चीज है, आगे हमने 20-30 साल देश इनके लिए कैसा देश छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल सही बात। सो ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो वोट मांग रहे सब चले जाएंगे 10-12 साल में, तुमने गाड़ी खींचनी है देश की आगे। सो बेटर हैव गुड ओपिनियंस, बेटर बी मोर कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुनने की काबिलियत होनी चाहिए, एंड हमारा सोशल फैब्रिक बहुत जरूरी है, देश में बहुत अलग समस्याएं हैं। सो आई ट्राई एंड एजुकेट यंग पीपल, एटलीस्ट जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं यार, एक बहुत ही कूल काम माइंड से आपको हर चीज पता होनी चाहिए और बड़ी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होनी चाहिए, जिसको कि आप कोट भी कर सको, भी इस पे इसने ये कहा था, एंड यू एग्री और डिसएग्री, राइट। सो डिबेट करने की काबिलियत होनी चाहिए। हम डिबेट नहीं करते, हम चिल्लम चिल्ली करते हैं, हम सीधा ये गलत ये सही, नहीं यार डिबेट करो ना, एक अच्छे माहौल में बातचीत करो। तो दैट इज व्हाट आई एम एनकरेजिंग। और आप मेरा मॉर्निंग में शो देखोगे ना, आप कमेंट्स पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, जब वो शुरू होने से पहले 30-40 कमेंट आ चुके होते हैं, और उसके बाद बस बच्चे जो है देश के अलग अलग कोने से कमेंट करते हैं, इश्यूज पे वो करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वी आर क्रिएटिंग a breed of young people who are well informed, right, who form good opinions, mind cool है उनका, समझते हैं issues को। So I think that is how you have to see what is happening. जैसे
37 years of army service, sir. And now you have been training and teaching in different capacities. कभी corporates को भी आप सिखा देते हैं, कभी बच्चों को भी, कभी government organizations को भी. So आपको क्या लगता है, जैसे हमारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में कोई 2-3 चीजें हम इंक्लूड कर लें जो हमारी अगले नए भारत की जो ये नई पीढ़ी निकल के आ रही है, इसको और सशक्त कर दे, ये लोग अपने पाँव पे और मजबूत खड़े हों, एंड दे शुड बिकम लाइक गुड ग्लोबल सिटीजंस आल्सो. एब्सोल्युटली. सो आप, यू हैव अ वाइड एक्सपीरियंस, 4 डिकेड प्लस हो गया अब आपके पास. सो 4+ डिकेड्स ऑफ दिस एक्सपीरियंस, उसकी अगर 2-3 चीजें हमारी यूथ को हम क्या दें, स्कूल कॉलेज वाले क्या देना शुरू कर दें, या मी एज अ ट्रेनर, लाइक आई स्पीक टू पीपल ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, राइट, व्हाट शुड बी देयर, हमारी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का जो हम यंगस्टर्स को डिलीवर करते हैं उसमें क्या चीज़ें हम ज़रूर सिखाना शुरू करें, बदलाव लाने शुरू करें? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. जनरली हम इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के आते नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि आप ट्रेनर हो, आप समझ रहे हो. तो सबसे जरूरी चीज़ जो मुझे बहुत वीकनेस लगती है ना हमारे पूरे सिस्टम में, वो घरों से लेके हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे माहौल में है कि हम 11वीं 12वीं तक बच्चों को बहुत टिमिड, सबमिसिव, और जी बात सुनो बड़ों की, ये बड़े हैं, इनके सामने कैसे बोल दिया, ये कैसे कर रहे हो, हर चीज़ के लिए वी लुक बैक एट देम. मतलब जूता कैसा खरीदना वो भी कॉलेज तक भी कोई फादर आपका डिसाइड कर रहा है. Right. क्या सब्जेक्ट लेने, आईआईटी कोटा फैक्ट्री जाना है या राजेंद्र नगर में अपनी जिंदगी खराब करनी, वो भी माँ बाप डिसाइड करते हैं. हाँ, ये सही. तो ये ना, ये इट इज मैं तो कहता हूँ यार, तुमने ना इस नौजवान पीढ़ी की जो है जिंदगी खत्म कर दी. मैं इसके खिलाफ काफी बोलता भी हूँ. तो क्या जरूरत है सबसे पहले हमें कि घर से, स्कूल में, कॉलेज में जब बच्चे 5वीं 6वीं में आते हैं, वहीं से हमें इनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मस्ट बी टॉट एज अ सब्जेक्ट. Okay. जिसके अंदर डिक्लेमेशन है, डिबेट करना. कहाँ कितने बच्चे डिबेट करते हैं? जब तक आप डिबेट नहीं सीखोगे, और वो डिबेट घर से शुरू होती है. यू स्टार्ट डिबेटिंग. जब घर पे खाना खाते हो, वहाँ ये नहीं कि फादर बैठे हैं तो चुप और फिर सारे चुप. नहीं यार, he may be totally wrong. Yes. He may be totally out of place. Same may be your mother or anyone. So जब तक यंग बच्चों को encourage नहीं करोगे बोलने के लिए घर पे, so same thing should translate into classroom. The teachers, मैं तो बहुत जगह जब जाता हूँ ना, स्कूल कॉलेज वाले बुलाते हैं, मैंने कहा यार बच्चों से बात करने के बाद half an hour I want to talk to your staff. Okay. अपने स्कूल में भी जाता हूँ तो स्टाफ के साथ 1 घंटा बात करता हूँ. Okay. I want to teach the staff कि यार तुम रोल मॉडल हो, तुम्हारे दिमाग में क्या कचड़ा भरा हुआ है. तुम भी सोशल मीडिया में वही कंज्यूम कर रहे हो. राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स विल यू बी? करेक्ट. सो ये बहुत जरूरी है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जोर दें, डिबेट करना शुरू करें, इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म करना शुरू करें, बुक्स की बात करें क्लासरूम में, कौन सी नई किताब आई है, कौन सा ऑथर क्या कर रहा है, Right. कौन नए नए इन्फ्लुएंसर्स है दुनिया में, कैसी किसी, ये हमारे टीचर्स बात करते थे क्लास में. तो हम वो किताबें, पिक्चरें देखते थे कि समर ऑफ 42 आई है भाई, एक टीन लड़के का क्रश कैसे एक ओल्डर वुमन के साथ हो सकता है. सो आवर टीचर डिस्कस दिस विद अस कि यार हाँ बात तो सही है, इस एज में ये सब होता है, बट हम कोई बात ही नहीं करते हैं. गुड टच बैड टच पे हम डिस्कस ही ना घर में करते ना वहां करते हैं. सेम इज पार्ट ऑफ आवर सेक्सुअल ग्रोइंग अप. जब लड़के लड़कियों में प्यूबर्टी आती है, उस पर हम आंख मीच लेते हैं कि ये वक्त निकल जाएगा, ऐसे ये सीख लेंगे. वी आर क्लोजिंग आइज. तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो इस पे हमें काम करना चाहिए. ये एक इस पे सीबीएसई को और इनको काम करना चाहिए, एक सिलेबस बनाना चाहिए जिसमें कि बच्चे जो है इस टाइप की एक्टिविटीज करें. जब उनका अलग अलग, कोई पोएट बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई फौज में आना चाहता है, तो यू फाइंड योर वे बाय दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज. दूसरी चीज जो मुझे कहीं ना कहीं जो आर्मी सिखा सकती है देश को, वो है नेशनल इंटीग्रेशन. कहीं ना कहीं वो ताना बाना जो है ना, बहुत ज्यादा आपको एक साइड का नैरेटिव आजकल चलता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, बहुत. और यंग बच्चे जो है उनकी आईडी देखो तो मेरे सबसे पहले मेरे उसमें आते हैं. मैंने कहा भाई आईडी चेंज कर ले. साफ बोलता हूँ, बहुत रोस्ट करता हूँ, बुरी तरीके से रोस्ट करता हूँ. कट्टर फलाना, झंडे लगे होते हैं, ये होते हैं, ऐसे. मैंने कहा इससे तुम ऑफिसर नहीं बन सकते. पहले तो सोच किसने दी तुम्हें भाई? हाँ सही बात. कहाँ से सोच आई तुम्हारे को? तो नेशनल इंटीग्रेशन पे हमें बहुत जरूरी है जो उस पे काम करना, जहाँ हम ऐसे सिटीजन्स पैदा करें देश में जो बड़े ब्रॉड माइंडेड हों, बड़े जो है समझते हो हमारे देश में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, गुरुओं की बातें करें हम, जो अक्रॉस
दी प्लेटफॉर्म, जिन लोगों ने कबीर को भी पढ़े, नानक को भी पढ़े, विवेकानंद को भी पढ़े, दयानंद सरस्वती को पढ़े, रामकृष्ण को पढ़े, इतने देश, ये देश जो है देवों की भूमि है यहाँ। बिल्कुल सही बात। जहां जाओ आपको मैं कहता हूँ संत फकीर किसी भी धर्म से मिल जाएंगे जो सही बात है, बट हम उनकी बात ही नहीं करते। वन साइडेड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर ए डिफरेंट कंट्री। तीसरी चीज जो मैं कहता हूं बच्चों को करंट इवेंट्स और इसके बारे में, ये एक अलग धारणा बन के हम सीधा कोई एग्जांपल इजराइल से ले लेते हैं, कोई एग्जांपल यूएसए से ले लेते हैं, फिर मसल फ्लेक्सिंग करते हैं और वहां हो रहा है हम क्यों नहीं पाकिस्तान को फोड़ सकते। अरे भाई, हम इजराइल नहीं है, हम अमेरिका नहीं बन सकते, हम भारत है, भारत की अपनी समस्या है, अपने चैलेंजेस है, उसको समझो तो सही। तुम इक्का दुक्का कहीं से उठा के चीज और उसको हम अपने उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं। हॉबीज पे कोई कल्टीवेशन नहीं होता। बच्चा, छोटा बच्चा जो है, उसको मैथ्स पढ़ा के कूट के उसकी जिंदगी खराब करते हैं। बनना वो चाहता है पोएट, राइट, फिर उसको कोटा भेज देते हैं, वो फिर सुइसाइड कर लेता है। सॉरी। तो इस टाइप की जो है ना, इंजीनियरिंग करते हो आईआईटी से, विदेश चले जाते हो या सिविल सर्विसेज में जाके जो है फाइलें चेक, अरे यार तूने क्यों गया था भाई वहां, क्यों वो सीट तुमने खराब की, इतनी इंपॉर्टेंट, कोई और चले जाता। तो वी प्रोड्यूस इंजीनियर्स हु आर नॉट इंजीनियर्स, वी प्रोड्यूस पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हु आर नॉट मेंट फॉर आईपीएस ऑफिसर। उसमें है ही नहीं आईपीएस बनने का कुछ, वो बिकॉज आईएएस नहीं कर पाया तो नंबर 2 पे वो आईपीएस बन गया। उसकी ना पर्सनैलिटी नजर आती, उसमें कुछ भी नहीं है ऑफिसर बनने का, तो क्यों आया भी यहाँ पे। आई हैव सीन देम ना। तो मुझे ऐसे ही आपको ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं, ऐसे ही हर फील्ड में लोग नजर आते हैं, फिर वो जो है ना खुश रहते हैं खुद, ना वो ऐसे। तो मैं चाहता हूं लोग अपना टैलेंट पहचाने। इस देश में आज जो है ना बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं इस जनरेशन को विन विन जनरेशन कहता हूं। मैं कहता हूं यार, अब तो मतलब द वर्ल्ड इज द स्काई इज ओपनड अप फॉर यू यार, गो एंड किस द स्काई। करेक्ट। अब तो कुछ भी बन जाओ यार, सक्सेस कहीं भी मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए वो जल्दी एंकरेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको डॉक्टरी में घुसा दिया, 1.5 करोड़ फीस दे के डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, और वो 25-30 साल की उम्र के बाद जाके कहीं हिम्मत करेगी, अब मैंने गलत कर लिया, अब शुरू से शुरू कर। फिर वो शेफ बनना चाहता है। वो एमबीबीएस में साल वेस्ट करके वो शेफ बनना चाहता है या गाना गाना चाहता है। तो ये जो है पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, यंग जनरेशन को भी जल्दी पहचानना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ट्राई मारो यार, ट्राई करो, एंड स्काई इज द लिमिट। आजकल कोई पढ़ाई लिखाई को इतना नंबरों की रेस से थोड़ा सा हमें अब एज ए डेवलपिंग कंट्री वी शुड मोर एंड मोर फोकस ऑन दीज इश्यूज। आई थिंक तो कुछ ऐसा करें तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। फैंटास्टिक सर। और एक चीज बताइए सर, आप भी, मैं भी, हम सब सोशल मीडिया पे हमारी फॉलोइंग है, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, बोलते हैं लोग हमें कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, और लोग सोशल मीडिया पे समय भी बहुत बिता रहे हैं, राइट। आपको ऐसा लग रहा है इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हो हमारी जनरेशन में, जो बहुत शायद हमें पीछे लेके जा रहे हैं, और एक्चुअली एडवर्सली, कंफ्यूज, वी आर प्रोड्यूसिंग अ कंफ्यूज्ड जनरेशन। पहले मुझे लगता था सर कि ना, सॉरी आप कुछ बोलने वाले, नहीं, ये पहले मुझे लग रहा था सर कि ये ना सिर्फ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, अब मुझे लगने लगा धीरे धीरे ये ना एक ओपिनियन ओवरलोड भी है। हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट बोल के, और ये करो, ऐसे करना चाहिए करके ना, मतलब, और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरेआम पाखंड बेचते हैं, सरेआम, राइट, पाखंड, अंधविश्वास, भूत प्रेत और जड़ी बूटियों की बातें करते हैं। यार मुझे देख के बहुत ग्लानि होती है यार, ये कहाँ पे, और माला मूला पहन के ऐसे करके आते हैं और ऐसी वाहियात चीजें पेलते हैं, ये खा लो, ऐसे ये हो जाएगा, एंड देयर वो उनके रील चलती है, लोग देखते हैं उसको, डेटा कंज्यूम करते हैं, वो सोचते हैं यही सही है। करेक्ट। तो इसका देखो ये साइड इफेक्ट्स है। सो इसीलिए वन मस्ट चूज देयर मेंटर्स प्रॉपरली। ओके, ये बहुत जरूरी है कि सही लोगों को फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करें, उनकी आप जो पोस्ट डालते हैं उसमें उनकी पर्सनैलिटी झलके। अभी आज 6 अप्रैल है, आज बहुत से लोगों को नहीं पता है कि आज के दिन जो है 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी के अंदर जो है सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, और एक मुट्ठी नमक की उठा के अंग्रेज साम्राज्य की जो है हमने उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। उस इतनी पावरफुल कंट्री को, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी, सबसे बड़ी कंट्री थी ब्रिटिश, उसकी नींव हिलाई
महात्मा गांधी ने 295 किलोमीटर वॉक किया 24 दिन के अंदर, और आज के दिन जो है उन्होंने नमक 94 साल हो गए। मैंने सोशल मीडिया में डाला तो 2-4 बंदे ऐसे आ जाएंगे जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, और मैं जान करके डालता हूं। मैं जान करके जो है देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पे हमेशा पोस्ट डालता हूं, बिकॉज दैट मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल सही बात। मैं सारे दिन एंटरटेनमेंट ही चलाता रहूंगा तो फिर जनरल यश बोर को फॉलो करने का क्या फायदा। बिल्कुल सही बात। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज भी मैंने जो डीएनए सेशन में फर्स्ट 5 मिनट्स आई स्पेंट ऑन द लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। कौन था इंसान यार, क्यों इतना जिद्दी था वो, क्या बात थी उसके अंदर। He was 62 years when he did 295 किलोमीटर। आज कितने हैं 30 साल के जो 295 किलोमीटर चल सकते हैं। वेरी ट्रू। तो कुछ तो था ना यार, जज्बा था, तुम्हारे लिए लड़ा ना यार वो। राइट। तो ये जो है ना, इस टाइप की बातें जो है मैं बहुत फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट करता हूँ, आज की आगे की साइंस टेक्नोलॉजी। तो कोशिश करते हैं यार देखो कि एक अच्छे मेंटोर बने हम, कम से कम कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं हम। सो दैट इज हमारा रोल है कि ये पॉडकास्ट भी उसी में बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। उसी कड़ी में है कहीं ना कहीं। और एक आखिरी सवाल, मैंने बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा सुना है, जैसे मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि वहाँ पे पढ़ाई के बाद, कॉलेज के बाद 2 साल 1 साल आर्मी में सर्विस करना ज़रूरी होता है। सो डू यू थिंक हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश की फ्यूचर को सुधारने के लिए ये ऐसा कोई कदम मदद कर सकता है? ये ना बहुत नहीं, देखो जहाँ कंपल्सरी मिलिट्री है ना, सिंगापुर में है, इजराइल में है, कई देशों में है, वहाँ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास लोग आते नहीं है फौज में, कम है लोग फौज के अंदर। तो वो कहते हैं यार इट्स नॉट कि हमने डिसिप्लिन करना है जी इसलिए आ जाओ, है नहीं लोग, तो वो कहते हैं यार कंपल्सरी करो। यूएस ने भी करा था कॉन्स्क्रिप्शन बीच में वियतनाम वॉर में, फिर बंद कर दिया क्योंकि दे हैव इनफ वॉलंटियर्स। इस देश में जहां लाखों लड़के सुबह 4 बजे सड़कों पर पैर पटक रहे हैं फौज में भर्ती होने के लिए, यार कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग क्या जरूरत है। गांव देहात में बच्चा फौज में भर्ती होना चाहता है, तो हमारे देश में वो नहीं है। दूसरा एनसीसी है हमारे पास, जो कि ऑलरेडी काफी ग्रो कर रही है, और इस गवर्नमेंट का भी बड़ा एनसीसी की तरफ रुझान। आई थिंक अनदर 8 to 10 लाख कैडेट्स आर, सो लेट्स पुश एनसीसी, एनएसएस, नेशन बिल्डिंग के काम है ये। फौज में सबको लाना ना ही ये कोई अल्टीमेट चीज है जी, फौज में ले आओ तो हमारा डिसिप्लिन ठीक हो जाएगा ये। और तीसरी चीज दीपक क्या है, ये लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है हमारे देश में। इट इज इम्पॉसिबल। ये सोचना भी बेवकूफी का काम है कि हर साल जो है 20-25 लाख बच्चे 12वीं करते हैं और इतने कॉलेज करते हैं, हम 12 लाख लोगों को फौज में ले आए, उनको परेड कराएं और 2 साल में, कैसे पॉसिबल है। वी आर, वही तो मैं कह रहा हूं, भारत की समस्याएं भारत की है, हमारी सोच, हमारी हर चीज। प्लीज लुक विद इन कि हमारे सॉल्यूशन हमारे देश में। हम अमेरिका को, इजराइल को फॉलो करके या किसी को, वी विल नेवर गेट करेक्ट। वहां से सीख लो, कुछ अच्छी चीज है, बट डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर कंट्री। तो मैं कभी भी इस चीज का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, टूर ऑफ ड्यूटी कर दो जी, 1 साल के लिए ले आओ, 2 साल के लिए यूनिफॉर्म, फिर वो इंस्टाग्राम पे फोटो डालेगा, फिर कहेगा मैं यूनिफॉर्म। अरे नहीं यार, पहले वॉलंटियर्स बहुत है हमारे पास, उनको संभाल लें, वही बहुत बहुत जरूरी। बिल्कुल सही बात। फैंटास्टिक सर। हमारे पास कुछ सवाल है सर, अब ये रैपिड फायर वाले हम। अरे भाई गॉड, आसान सवाल है, आप एक लाइफ में या अच्छा ये तो तुमने मुझे शॉक कर दिया एकदम। ऐसी कौन सी चीज, जब आपके मन में एक सवाल आए कि मेजर जनरल डॉक्टर यश मोड़ किस चीज से जाने चाहिए आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, व्हाट इज वन थिंग पीपल शुड रिमेंबर यू फॉर? पैशनेट, एब्सोल्युटली सेकुलर। पैशनेट, एब्सोल्युटली सेकुलर। और अगर आप मिलिट्री में नहीं होते सर, तो फिर इसके अलावा आप क्या कर रहे होते? मैं हो सकता है या तो पुलिस ऑफिसर बनता, उस तरफ मेरा था थोड़ा सा, सोचता था मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करता हूँ, या फिर मैं एक्टर बनता या क्रिएटिव फील्ड में आता, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था। नॉट जर्नलिस्ट? नहीं, जर्नलिज्म अब तो मुझे लगता है मैं बन सकता था। अब जैसे मैं मतलब आपकी बातें नहीं, अब तो मैं कर सकता हूँ, अब जर्नलिज्म में आ सकता हूँ, मैं लाइव जा सकता हूँ वर्ल्ड की जगह पे और कवर करता हूँ। बट आई थिंक आई कुड हैव आल्सो गॉन टुवर्ड्स क्रिएटिव फील्ड वेयर इट वाज इन्वॉल्व राइटिंग, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग समथिंग क्रिएटिव। तो क्रिएटिव फील्ड में मैं जा सकता था, परफॉर्मिंग स्टेज वेयर देयर इज अ स्टेज, एंड यू नो वो मुझे स्टेज का मुझे बहुत बहुत पसंद है, स्टेज पे खड़े होके मतलब बचपन से I could have done something like that. But Fauj was the best. Fauj was the best, and you got the best. I got the best, and I was very happy. I got a brilliant career. बहुत अच्छा रहा। और कोई और चीज जो आपको लगता है फौज में एक ही अचीव करते तो और मजा आता, ऐसा कोई? नहीं, I think देखो
आई एम वन ऑफ दोज रेयर ऑफिसर्स जिसने जो पंजाब में इंसर्जेंस देखी, कश्मीर में देखी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। स्टाफ कॉलेज हमारा एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। मैंने इंडिया में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद मेरे को विदेश भेजा। मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा, जहाँ मैंने टॉप किया, जहाँ मैंने देश का इतना नाम सम्मान बढ़ाया। मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर थे, दे डिड ऑल पॉसिबल टू बीट लेफ्टिनेंट कर्नल यश मोर इन द कोर्स एंड दे वर फार बिहाइंड, आस पास भी नहीं थे, बिकॉज ऑफ माई पैशन, माई स्टडी एंड ये वो। वहाँ गया, फिर मैंने इंडिया को डेलीगेशंस में रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने इंडिया को यूएसए में रिप्रेजेंट किया। एक थिंक टैंक में मैं 1 महीना वहाँ एक बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व था, जहाँ आई वॉज अ सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर। एंड जब मैं बात करता था लोग सुनते थे, अच्छा ये इंडिया का स्टैंड है। राइट। सो आई थिंक आई हैड अ ब्रिलियंट करियर, बहुत बढ़िया रहा मेरा। बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट्स मिली, बहुत अच्छे लोग मिले, बड़े अच्छे मेंटोर्स मिले, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ इफ़ आई हैड नॉट फाउंड करेक्ट लीडर्स इन माई लाइफ। सो आई केप्ट लर्निंग। मुझे और जब प्यार बहुत मिला जवानों का, लोअर रैंक्स का, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिला। मतलब आई कैन नेवर थैंक देम, विदाउट देम आई एम नथिंग। ये ऑपरेशंस, आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, कश्मीर में ये किया वो किया, नन ऑफ दिस इज पॉसिबल इफ आई डिडंट हैव great boys, you know, great teams operating with me and keeping me afloat, you know. नहीं तो गदर हो जाती तो शायद उल्टा भी हो सकता है। देखो, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो I was very lucky. I was singularly lucky. राइट। कोई चीज़ ऐसी है सर जो आपको लाइफ में ऐसा लगता है रिग्रेट रह गया, ये नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हॉबीज़ को लेके मेरे को बहुत था कि मैं गिटार वगैरह बजाना सीखूं, कोई म्यूजिकल, कोई गाना वाना सीखूं। तो मैं बहुत बेहुदा गाता हूं, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है। डांस फ्लोर पे मुझे बहुत शर्म आती है, मैं डांस नहीं कर सकता हूं, वो बिल्कुल फौजी टाइप पीटी। तो ये लगता है कहीं मौका मिले तो मैं सीखूं कभी, कि थोड़ा बहुत ना ये मुझे एक मेरी वीक साइड बहुत मुझे लगती है अपनी पर्सनालिटी की। आई विश मुझे कोई, जब मैं खाली था, मुझे कोई सिखा देता है ना, गिटार बजाना, तबला बजाना या गाने का कोई सिखा देता यार, ये वो। तो ये मुझे लगता है कि शायद आई कुड हैव, यू नो। पर उस समय आप किताबों में थे, लेकिन फिर किताबों में स्पोर्ट्स यार, हाँ, नाक तुड़ाई बॉक्सिंग के अंदर, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, यार क्या 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 करेगा एक इंसान। तो पागलों की तरह लगे रहे। तो जब आप आर्मी में थे, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता था सिविलियंस बहुत एंजॉय करते हैं यार, हमारे पास नहीं है? नहीं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि आर्मी की लाइफ बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक आई वाज, और मैं फौज में भी मैं सिविलियन की तरह ही रहता था। राइट। आई वाज नेवर टू मच वरीड अबाउट रैंक, ईगो, स्टेटस। और आर्मी ना बहुत हायरार्किकल है, बट मैंने हर जगह ना सबसे पहले हायरार्कीज को तोड़ा। मैं ये रेड लाइट और ये रेड कारपेट कल्चर के बहुत खिलाफ रहा। जब सीओ था तो लोग रेड कारपेट बिछाते, सीनियर कमांडर आ रहे हैं, मैं कभी नहीं करता था ऐसे काम। मेरा अपना स्टाइल था, एंड आई थॉट आई सर्वाइव्ड इन दैट एनवायरनमेंट आल्सो। आई सर्वाइव्ड। मैंने कभी जी हजूरी नहीं करी, मैं कभी भी साइको फैंसी में नहीं पड़ा। मैंने जो मुझे ठीक लगा, मैंने वो चीफ बैठे हो चाहे कोई बैठा हो, मैंने अपने मन से कही बात, एंड दे अप्रिशिएटेड आल्सो। ये बंदा, आई वाज नोन टू स्पीक माय माइंड, सो आई गॉट दैट एनवायरनमेंट, एंड आई थिंक आई मतलब मुझे ठीक लगा। आई गॉट अ गुड एनवायरनमेंट एंड पीपल एक्सेप्टेड कि हाँ यार ये ज्यादा भी बोलता है लेकिन ठीक बोलता है। करेक्ट। इतना सारा पर्सपेक्टिव है आपके पास, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आपको ना एक दिन के लिए एक सुपर पावर दे दी जाए, हाँ, तो क्या मांगेंगे आप? सबसे पहले मांगूंगा यार, ये रिलीजन के नाम पे जो ये ना बंद कर दो यार। ये दिस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने ना बहुत ब्लड शेड कर दिया यार। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स वेयर पीपल कैन मिक्स एंड लिव टुगेदर विदाउट दिस ओवरहैंग ऑफ मैं इस्लाम, मैं क्रिश्चियन, मैं हिंदू में मैं जाट, राजपूत, गुज्जर, मैं ये मैं वो। दिस ट्रबल्स मी द मैक्सिमम। हर जगह इन्हीं बातों पर, हमारे देश में भी 2-2 मिनट के अंदर हम जो है इस चीज़ पे पार्टी लाइन ले लेते हैं। और ये दिस ट्रबल्स मी बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड ऑल ह्यूमन, सबके दिल धड़कता है, सब अच्छे, 1-on-1 मिलो, सब अच्छे हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ना। और जैसे ही हम वो रिलीजन के उसमें आते हैं, हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आई थिंक ऑर्गेनाइज रिलीजन का टाइम, आई थिंक दिस इज, और इंटरनेट के टाइम ये बढ़ गया है सरप्राइजिंगली। राइट। यू रिमेंबर जब इंटरनेट शुरू हुआ था, किताब आई थी वर्ल्ड इज फ्लैट। हाँ, यस। और बहुत फेमस हुआ। अब तो दुनिया जी यहाँ बैठे हुए आप न्यूयॉर्क से बात कर रहे हो और ये वो। लेकिन अब क्या हो गया, उस फ्लैट वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट में जो है अच्छी बातों के साथ साथ रिलीजियस जो है एक्सट्रीमिज्म इज ऑल्सो राइडिंग। और बहुत से लोग जो है वो वीडियो देख के उनका माइंड जो है वो यंग जनरेशन दे आर टर्निंग लाइक दैट विदाउट एनी दिस थिंग। सो रेडिकल बनते जा रहे हैं लोग सरप्राइजिंगली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सो ठीक है।
वंडरफुल सर, बहुत मजा आया आपसे बातें करके। कोई एक लास्ट मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें? मैं यही मैसेज दूंगा यार कि मौज करो ज़िंदगी में, थोड़ा चिल करो, एंजॉय करो लाइफ में, और 2-3 चीज़ें जरूर करो। न्यूज़पेपर पढ़ो अच्छे से, और यंग जनरेशन यार मैं चाहता हूँ आप लोग फिजिकली फिट रहो। मुझे जब यंग बॉयज़ और गर्ल्स मोटे नज़र आते हैं या सिगरेट पीते नज़र आते हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। सो फिजिकल फिटनेस आई थिंक अलॉन्ग विद रीडिंग एबिलिटीज़, हॉबीज़ कल्टिवेट करो। आई थिंक यंग इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, एंड आई वांट कि फ्यूचर में जब आप लोग मेरी एज में आओ तो फिट रहो आप। ये नहीं कि हॉस्पिटल खुल रहे हैं और स्कूल बंद हो रहे हैं और नई नई बीमारियों में, आज सारी बीमारियों में हम सैरे फहरिस्त हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर फिटनेस, दैट आई थिंक इफ यू आर फिजिकली फिट then you will be like Deepak Bajaj and we can carry on. यही मेरा छोटा impromptu मैसेज है यंग जनरेशन को कि यार फिट रहो थोड़ा सा। So sweet of you. So thank you so much sir. हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से बहुत सारा धन्यवाद। आपने इतना सारा समय और इतनी सारी विजडम हमें इतने सिंपल शब्दों में, यार ऐसी बात, सीधी सीधी बातें आपने स्ट्रेट बिना फिल्टर वाली बातें हमें बता दी, राइट? कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तो सीधी सीधी मैं बता रहा हूँ सर। ना, मेरे कोच हमेशा बोलते हैं सर, टोनी रॉबिन्स हमेशा बोलते हैं कि हमारा काम है मुश्किल चीजों को सिंपलीफाई करके समझाना, बिल्कुल, ना कि आसान चीजों को मुश्किल कर दो और उसमें इतनी ऐसी ग्राफ दिखा दो स्लाइड की बंदा स्विच ऑफ ही हो जाए। तो जो ना, ये जो आपका बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मेंटोर, लाइक जो आपने वर्ल्ड व्यू को एक आम आदमी तक इतने आसानी से पहुंचा दिया, राइट? वी आर सो obliged and thankful to you for all your wisdom, राइट? सो हम सब की तरफ से मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर ने जो हमें बोला ना, एक चीज जो मुझे सर के साथ बैठकर पिछले इन 45 मिनटों में समझ आई है, वो ना पैशन बोल नहीं रहे हैं, वो पैशन दिखा रहे हैं, राइट? जब से वो सामने बैठे हैं और एक एक चीज जो वो बोल रहे हैं ना, जस्ट लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, लुक एट लाइक आंखों की चमक और चेहरे का नूर, ये साफ साफ बताता है ही फील्स एंड ही इज पैशनेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और एक चीज जो सबसे खास मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, जो मैं आज रात को मेरे बच्चों को जाकर भी सिखाने वाला हूँ, कि अपने पाँव पे खड़े हो, सोचने की शक्ति पैदा करो, भगवान ने दी है उसको सोने मत दो, डिबेट करो, सही है या गलत है ये तब चलेगा पता जब उसके लिए हम स्टैंड लेंगे, बात करेंगे, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, डिबेट करने से बात बनेगी, और अपने पाँव पे खड़े होने से बात बनेगी। और जो हम फील करते हैं उसको कहने का दम अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी, राइट? सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग episodes that we have ever shot on this podcast. We are thrilled, all of us sitting here in the studio, we are thrilled, and we can't wait for all of you to see this episode. So looking forward that it will add so much value to each and every one of you. So one more time, from bottom of heart, thank you so much. What a pleasure. Thank you so much.